सो आज विल डिस्कस व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कास्ट, ये बहुत बेसिक बेसिक वाले पॉइंट्स. सो व्हाट इज कल्चर? डिफाइन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. तो क्या लगता है कल्चर में क्या क्या होता है? व्हाट इज कल्चर इज ऑल अबाउट? क्लोथिंग, फूड, डेली हैबिट्स. हैबिट्स नहीं आएंगे कल्चर में, तो किसी को लेट उठने की हैबिट है, दैट्स वोंट बी कंसिडर कल्चर. फाइन. फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, आर्ट, फेस्टिवल्स. फाइन. विच इज मोस्ट यूनिक थिंग, मतलब कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, कल्चर, सोसाइटी, बहुत सारी जो चीजें हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक यू थिंक इज मोस्ट डिफाइनिंग? My basic point is society, like samaj, what we say. Now, lot of animals are social, but none is cultural. Only humans have the culture. Lion भी social है, ग्रुप में रहता है वो. So social samaj, what we call society, is just a way of two people interacting and group में रह के they coordinate with each other. So it's a social bond. वो culture का एक पार्ट आता है. फिर सोसाइटी में when we connect with the people, तो उनको ऑर्डर रखने के लिए कुछ लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे, which is also part of culture. So society is part of culture. But point is, lot of animals are social and they have their own norm. अल्फा मेल होता है वुल्फ्स में, he will be leading the hunt and etc etc. उनके नॉर्म से, उनके भी लॉज है उनके हिसाब से. हनी बीज बहुत ज्यादा लेवल पे सोशल है, एंड्स बहुत ज्यादा लेवल पे सोशल है, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा. दे आल्सो हैव देयर ओन कम्युनिकेशन का लैंग्वेज एंड दे इंटरैक्ट. बट कल्चर ओनली ह्यूमंस हैव, और सिविलाइजेशन इज ओनली ह्यूमंस हैव. सो वी आर ओनली civilized animal or cultural animal, the two most unique things about humans. वरना बाकी तो जो चीजें हैं, रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी बहुत हर जानवर में होती है, डॉल्फिन्स में भी होती है, इलेफेंट्स में भी होती है, बट कल्चर का क्रिएशन इज मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो फिर कल्चर में क्या आता है? तो टेंजिबल, इंटेंजिबल बहुत सारी चीजें दैट आई विल डिस्कस. सो और उसमें भी आई गेस एक आई डोंट नो, आई टोल्ड यू दिस कि कल्चर का स्टडी कौन सा सब्जेक्ट करता है? माय गुडनेस, अरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है क्या? नहीं किसी का? एक का भी नहीं क्लास में? तुझा है ना एंथ्रोपोलॉजी? बाकियों के कौन से ऑप्शनल है? पॉल साइंस दो डूबने वाले, सोशियोलॉजी तीन, थोड़ा बहुत तैरने वाले, वो डूबने वाले. बाकियों के क्या रखे भाई? एंथ्रो ऐसे थोड़े हटके वाले रखो. 80% पत्थर मारे ना यूपीएससी के मार्केट में, तो पॉल साइंस और सोशियोलॉजी वाले को लगने वाला है. तो पत्थर कम लगे ऐसा कुछ काम करो. ऐसा नहीं मार नहीं आएंगे, उसमें भी मार्क आएंगे, बट देन यू हैव टू एक्सेल अ लॉट. बहुत घिसना पड़ेगा. वासरात लंगड़ी गाय, शानी मराठी का इडियम, और सब्जेक्ट लो बहुत खतरनाक मार्क आते. दिखाया मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में टॉपर्स के ये मार्कशीट्स. सो एंथ्रोपोलॉजी में देयर इज वन थिंकर, मार्गरेट मीड. जेंडर इश्यू में भी आई विल डिस्कस अबाउट हर वन एक्सपेरिमेंट कि जेंडर नॉर्म्स क्या होते हैं, कि जेंडर नॉर्म्स भी कल्चर या सोसाइटी डिफाइन करता है, दे आर नॉट बायोलॉजिकल. तो चलो अभी बता देता हूं दोनों एक्सपेरिमेंट, उस टाइम दिमाग से चला गया. तो
तो उसको पहले एक क्वेश्चन पूछा था, वो वीडियो आई विल शो यू, कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी क्या करता है, मानव शास्त्र, ह्यूमंस का स्टडी, कल्चर का स्टडी. सो शी वाज आस्किंग व्हेन ह्यूमन बीइंग बिकेम कल्चरल और व्हेन वी कंसीडर दे आर सिविलाइज्ड. भाई चिंपांजी क्या एक दूसरे को मारेंगे, लायन किसी हिरन को भी मार देगा. सो व्हाट इज द पार्ट वेयर वी कंसीडर कि ह्यूमंस आर नो मोर चिंपांजीज नाउ, एनिमल लाइक बिहेवियर, वी आर सिविलाइज्ड, वी आर कल्चर्ड नाउ. सो हाउ वी डिफाइन सिविलाइजेशन. तो फिर सिविलाइजेशन या कल्चर के एस्पेक्ट क्या होते हैं, होम्स, सिटीज, मैरिज के लॉज, रूल्स वगैरह वगैरह. ये जब से हमने चालू किया, मैरिज सिस्टम डेवलप किया, हम सिविलाइज्ड हो गए. फिश हुक्स, एग्रीकल्चर, पॉटर्स व्हील, वो डेवलप किया, हम सिविलाइज्ड हो गया, कल्चर्ड हो गए. बट उसका आंसर बहुत ऑसम था. शी सेड द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग विथ ब्रोकन थाई survived, we became civilized. जो जिसका थाई बोन टूटा था, पहला इंसान, थाई बोन तो बहुत टूटे होंगे, बट पहला थाई बोन टूटा हुआ इंसान जब जिंदा रहा, दैट्स नॉट मतलब हमें प्लास्टर करना आया. व्हाट शी मेंट इज, इन एनिमल वर्ल्ड ब्रोकन लेग मीन्स डेड, डजंट मैटर हाउ पावरफुल यू आर. सो लायन का भी पैर टूटे ना, कुत्ते मार के खाएंगे उसको. इलेफेंट का भी पैर टूटे ना, अदर लायंस विल किल हिम. ब्रोकन लेग इज द डेड एंड इन एनिमल किंगडम. कोई भी जानवर हो आप, इंसान का भी सेम. यू हैव ब्रोकन लेग, यू कांट रन, यू कांट हंट. पानी पीने भी गई कुएं पे या तालाब पे, यू विल बी डेड. प्रीडेटर्स आर वेटिंग, कौन आता है पानी पीने, टू जस्ट टू किल यू. लेकिन पहला आदमी जिसका ब्रोकन लेग, वो जिंदा रहा, और ब्रोकन लेग आपको रिपेयर होना है ना, फ्रैक्चर, तो कम से कम 3-1 महीने. 3-1 महीने कोई उसको उठा के लेके गया तालाब पे, उसको पानी पिलाया. 3 महीने किसी ने उसके बिहाफ पे हंटिंग की, उसको खाना खिलाया. 3 महीने कोई तो गुफा में गार्ड करते खड़ा रहा टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द प्रीडेटर्स. So when first human being with broken thighs survived, what she meant is we became civilized. That means we knew how to take care of others. Animal kingdom में lioness अपने बच्चे में कोई अगर वीक होना, she never cares, मर जाने दो, because she knew आगे मरने ही वाला ही है. वो उसको दूध भी नहीं पिलाती, because it is a liability to give him a milk. It's better to invest milk on a stronger babies. सो हर एनिमल में यही चलता है किंगडम में. व्हेन फर्स्ट वीक ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू सर्वाइव, ओके, वी एक्चुअली मीन्स वी आर केयरिंग फॉर दी अदर्स. सो कल्चर का बिगिनिंग, सिविलाइजेशन का, ये पॉइंट कहीं ऐसे में लिखना. शी वॉज लाइक एंथ्रोपोलॉजी की मदर, जैसे आपके डार्विन वगैरह फादर है बायोलॉजी वगैरह के. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द थिंकर्स जिन्होंने फाउंडेशन किया है एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में. सो मार्गरेट मीड, जस्ट टू इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस. इसमें एक प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूमेंट है उसके, इसमें नॉट प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूमेंट, बट वी आर सिविलाइज, वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. लेकिन इसका इंपैक्ट अब ये हम करने लगे, मे बी से 1,00,000 साल 2,00,000 सालों से. मैरिज सिस्टम भी हमने डेवलप की 5-1 हजार साल पहले. नाउ प्रॉब्लम क्या है ना, एनिमल किंगडम कैसे काम करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो वीक इवेंचुअली डाई एंड बेस्ट जीन्स पास ऑन. बट हियर नाउ वी टेक केयर ऑफ द वीक ऑल्सो. समझा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट इसके प्रॉब्लम्स का इश्यू क्या है. तो टू पुट इट इन अ ब्लंट वे, एक वेब सीरीज आती थी, है मतलब HBO पे, शेरलॉक होम्स का मॉडर्न एडेप्शन. तो शेरलॉक होम्स कैरेक्टर पता होगा आपको, डिटेक्टिव, वो 200-150 साल पहले की स्टोरीज है उसकी, बट उसको मॉडर्न टाइम में वो है, AI वगैरह के टाइम पीरियड में मर्डर्स हैव हैपेंड एंड शेरलॉक एंड हिज फ्रेंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग. तो काफी ऑसम है. तो उसमें ही एंड हिज फ्रेंड वाज आर्ग्यूइंग एंड शेरलॉक वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज. हिज फ्रेंड वांट टू गेट मैरिड एंड वो
जो उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट मैन स्पीच देने के लिए शेरलॉक को बोलता है. एंड शेरलॉक वाज एक्सट्रीमली आईक्यू वाला रैशनल बंदा, नो इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड ही हैज टू गिव अ स्पीच इन अ सोशल सिचुएशन एंड ही हैज एक्सट्रीमली सोशल एंजाइटी. तो लोनली रहो, बट अब दोस्त ने बोला है तो ही स्टैंड्स टू गिव अ स्पीच. तो ही स्पोक बोथ वे, IQ एंड EQ, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, यू विल अंडरस्टैंड. तो टोस्ट करने वो उठ जाता है एंड स्पीच देने लगता है. एंड ही सेज कि हियर वी केम टुगेदर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ टू ब्यूटीफुल पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसमें वो आगे जाके बोलता है ना कि मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स, इवन उसने एक वर्ड यूज किया, निनकम्पूप समथिंग, कुछ ऐसा वर्ड है. मतलब मैरिज इज इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स इवन इडियट्स पीपल right to marry and pass on their genes. जो टेक्निकली एनिमल किंगडम में you will not get chance to pass on your genes. Here everyone is getting chance to pass on genes. And that is very, इसका impact जो एक्चुअली जीन शुड गेट डिलीटेड फ्रॉम द इवोल्यूशन प्रोसेस, हर कोई जीन पास ऑन कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट वी वोंट अंडरस्टैंड 5000 में, इवोल्यूशन करोड़ों सालों में चलता है. So lot of genes should actually get removed from the process or passing on. But he ends the speech on good note, saying कि इसलिए उसका कहना है कि only good genes and extremely rational, talented, इस तरह से eugenics movement जो हुई थी, which was very bad ones, but that should happen, उसका वो logic था. But then he concludes on EQ very well, that he says कि IQ जो है, that whenever murder happens and they get the call, he says my first instinct is to look for the murderer. But उसका जो friend है Watson, he was doctor, like army doctor, and was working with him. He says whenever murder और कुछ इस तरह की news आती है ना, his first instinct is to save the life. So basically humanity needs both IQ and EQ. वो जो मार्गरेट मीड का स्टेटमेंट था, when we learn to take care of the weaker ones, that means we became civilized. Now उसका पार्ट जो कल्चर का, सो कल्चर का बिगिनिंग हुई कल्चर की, और उसका जो सेकेंड रिसर्च था वो जेंडर इश्यू में आगे जब चालू होगा, अगर भूल गया तो अभी बता देता हूं. तो जेंडर क्या होता है, बेसिक टॉपिक. सो देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एक आता है बायोलॉजिकल, मेल एंड फीमेल, एक जेंडर, मैन एंड वुमन. अब बेसिकली बायोलॉजिकल क्या कि फीमेल कैरी बेबी, दिस अ बायोलॉजिकल स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, मेल कांट कैरी बेबी. इफ यू से वुमन कैरी अ बेबी, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पॉलिटिकली यू हैव टू से फीमेल कैरी बेबी. सो पॉइंट है ना, द डिफरेंस दैट इज देयर इन आवर बायोलॉजी विच इज एक्सेप्टेबल, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, विच इज ऑट टू बी देयर. So male and female का, but differences that are not in biology and still we make it, they are called cultural differences. तो फिर कौन सा डिफरेंस बायोलॉजी में और कौन सा कल्चर में, ये ढूंढना पड़ेगा हमें. ओके, सो फॉर एग्जांपल लंबे बाल, इज देयर एनी जीन इनसाइड ह्यूमन बीइंग कि औरतों के बाल लंबे हो और बॉयज के शॉर्ट? नो जीन. इट्स अ कल्चर डिसाइडेड या सोसाइटी कि लड़कों के बाल छोटे हो, और हम बचपन से काट ही रहे, अगर हमने नहीं काटे होते तो हमारे भी लंबे होते. सो इट्स नॉट कोडेड इन बायोलॉजी. सो बॉयज शुड हैव शॉर्ट हेयर या मेल्स हैव शॉर्ट हेयर एंड फीमेल्स हैव लॉन्ग हेयर. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट पॉलिटिकली. क्यों? इट्स नॉट इन जेनेटिक्स. जेनेटिक डिफरेंस को बोल रहे हो ना, देन यू शुड यूज द टर्म मेल एंड फीमेल. ओके, बट मेन हैव शॉर्ट हेयर्स which is acceptable, मतलब not acceptable but it's a culture को differentiate करता है वो सोसाइटी को. women have long hairs, ये सोसाइटी में बना, इट्स नॉट इन बायोलॉजी. तो इस तरह से फिर रिसर्च क्या हुआ था, कराना था कि घर पे बैठ के बच्चे संभालो, कुकिंग करो, ये सारे बायोलॉजिकल है या कल्चरल है. बच्चों को संभाला, कि औरतें बच्चों को पैदा कर रही है तो बच्चे को संभाला उनका ही काम. तो इट्स अ बायोलॉजिकल और नॉट कल्चरल. तो उसने उस टाइम एक रिसर्च किया था साउथ अमेरिका की 3 ट्राइबल सोसाइटीज पे. उसमें एक थी शैम्बोली करके. वो जो शैम्बोली सोसाइटी थी ना, तीनों सोसाइटीज वेर आउट ऑफ सेम जीन पूल. मतलब उनके एंसेस्टर 1000-2000 साल पहले
सेम ही होंगे या 100-200 साल, फिर अलग अलग रहने लगे जंगलों में, अलग ही रहे, एंड दे लिव्ड इन आइसोलेशन। अब ये जो तीनों कल्चर थे, मतलब जेनेटिकली सेम, अगर जीन सेम है ना, तो मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंसेस है दैट शुड अपीयर एवरीवेयर, सारे कल्चर में। ओके, तो अगर उनके एंसेस्टर का नाक फ्लैट हो मोंगोलॉइड जैसे, तो तीनों कल्चर के बच्चों के नाक फ्लैट ही होंगे, बिकॉज इट इज जेनेटिक डिफरेंस। अगर उनके सारे एंसेस्टर के हेयर कर्ली होंगे, तो तीनों कल्चर के लोगों के हेयर कर्ली होंगे। यू कांट वाइप आउट जीन्स 1-2 साल में या 100,000 साल में। तो बायोलॉजिकल फर्क है ना, तो तीनों जगह भी दिखना चाहिए, और तीनों जगह पे जो नहीं दिख रहा दैट इज कल्चरल। सो सिंपल थिंग, उसने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया एक, व्हाट शी ऑब्जर्व इन शैम्बोली सोसाइटी। तो वहां पे फीमेल्स यूज टू गो आउट एंड डू हंटिंग, फीमेल्स यूज टू गो आउट एंड डू फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। ओके, और सारा बाहर का काम फीमेल्स यूज टू डू, मेल्स यूज टू सिट एट होम एंड डू द कुकिंग, मेल्स यूज टू सिट एट होम and used to take care of the babies. Males used to sit at home in a group and do the gossiping. And males used to sit at home and do all beautification and makeup to make themselves presentable to their wives. मेकअप करना भी बायोलॉजिकल नहीं है, कल्चरल। वहां पे सब उल्टा था। द फर्स्ट रिसर्च दैट शो दिस are gender norms, they are not biological. Taking care of babies, and rather anthropological research have showed male can take care of the baby better, especially मतलब जंगल में रहो तो ज्यादा मेल विल बी डिफेंडिंग द चाइल्ड, रादर मेल्स आर बेटर कुक्स। सारी दुनिया के होटल्स में शेफ्स देखो मेल्स ही है, और फीमेल कितने बैड कुक है समझ में आएगा शादी के बाद, बोल के दिखाता नहीं कोई। ओके, ऑन कैमरा तो बोलना भी नहीं चाहिए, बीबी ने देख लिया तो डिजास्टर। सो समझ में आएगा। सो इट्स नथिंग इन जेनेटिक्स, यू हैव टू लर्न, कल्चर टीचेस अस हाउ टू कुक और नॉट। सो कल्चर क्लासिफिकेशन, उसने पहला रिसर्च शुक द फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के, तो ये आगे में याद रखना सिर्फ। सो फर्स्ट डे जेंडर इश्यूज तब स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा, बायोलॉजिकल क्या है, जेंडर क्या है, और उसके बाद फिर व्हेनेवर यू यूज द टर्म जेंडर, इट्स याद रखने का आई एम रिफरिंग टू द कल्चरल डिफरेंस, एंड व्हेन यू यूज द टर्म सेक्स इट इज द बायोलॉजिकल डिफरेंस। ओके, एंड यू हैव टू राइट आंसर में भी, यूपीएससी के एग्जाम लिख रहे हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो सेक्स डिफरेंस मतलब आपको कि फीमेल लिव लॉन्गर देन द मेल्स, विच इज बायोलॉजी, फीमेल लिव लॉन्गर देन द मेल्स, डेथ रेट मेल्स में ज्यादा होता है। ओके, सो विच इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस। फीमेल मेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द फीमेल्स, विच इज बायोलॉजी, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। लॉट ऑफ फीमेल्स कैन बीट लॉट ऑफ मेल्स, एज अ रेसलर कराटे चैंपियन वगैरह हो तो, but strongest of the female can never beat the strongest of the male. समझा क्या कहना है मुझे? So males are stronger than the female. So physical है, biological makeup है, nothing can be done about it. So basically then you have to use the term male and female to represent sexual genetic differences, sex differences. Cultural social कोई भी difference है then you use the term gender, man and woman. मराठी में व्हाट वी कॉल बाई मानुस। ओके, सो मराठी में पढ़ाने में मजा आता है बैच में। सो कमिंग बैक टू व्हाट इज कल्चर या सिविलाइजेशन का, तो आई गेस आई हैव दैट वीडियो। Sorry, I guess.
मार्गरेट मीड दिखाया था Years ago, anthropologist Margaret Mead was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. The student expected Mead to talk about fish hooks, clay pots, or grinding stones. But no, Mead said that ancient culture's first sign of civilization was a femur, thigh bone, that had been broken and then healed. Mead explained that in the animal kingdom, if you break your leg, you die. You cannot run from danger, get to the river for a drink, or hunt for food. You are meat for prowling beasts. No animal survives a broken leg long enough for the bone to heal. A broken femur that is healed is evidence that someone has taken time to stay with the one who fell, has bound up the wound, has carried the person to safety, and has tended the person through recovery. Helping someone else through difficulty is where civilization starts, Mead said. We are at our best when we serve others. Be civilized. So actually अब उसमें वर्ड क्या यूज किया है कि when we help others or no other, civilization starts. But वो जो इसने वीडियो बनाया, he might not have understood the clear cut difference between civilization and culture. He should have said where we become more cultured, yeah, civilized in a sense of human value system. But culture and civilization are two different things. वो भी हम पढ़ेंगे अभी. Culture and society is different thing. And फिर caste, religion, सबका क्या क्या relationship है. So basically culture. So culture क्या था? As you said, कि culture सिर्फ interaction का part आता ना. Interaction के rules, then that come under social relationship, society का part. Culture is much more than the samaj, society. So culture can be defined as the shared beliefs, values, custom, tradition, norms, language, art, and other forms of expression that characterize particular group of people. अब सो लोगों के शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज, तो कल्चर में टेक्निकली दो चीजें आती है, टेंजिबल कल्चर एंड इंटेंजिबल, मूर्त एंड अमूर्त. सो जो फिजिकल एस्पेक्ट है अबाउट कल्चर के, दैट वी फील, टच, ओके, सेंस, एक्सपीरियंस, कंज्यूम, दे आर कम अंडर टेंजिबल. तो टेंजिबल में क्या आएंगे आपके आर्टिफैक्ट्स, ओके, ये जो आइडल्स वगैरह या जो भी चीजें हैं, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, लिटरेचर, किताबें सारी, देन आपके क्विजीन, फूड जो हम खाते हैं, यू फील, एक्सपीरियंस, क्लोथिंग एंड फैशन, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल कल्चर. ओके, मटेरियलिज्म जो भी अपने कपड़े एटसेट्रा, कार्स, बाइक्स, एवरीथिंग. दिस इज द टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. एंड देन इनटेंजिबल, अमूर्त, दैट वी कैन फील, सेंस एटसेट्रा. तो इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स है ना, उसमें फिर आते हैं आपके बिलीफ्स एंड वैल्यूज, लैंग्वेज अलग अलग, वे ऑफ कम्युनिकेशन एटसेट्रा, रिलीजन एंड spirituality, adhyatma, etc., that you can't define, but we have it, like joint family culture, etc. Then social norms and customs, festivals, etc., tradition and rituals, and then philosophies या knowledge systems. ये सारे आते हैं आपके intangible aspects of the culture. Now we'll come to that. अब इसमें tangible aspect जो है ना, okay, उसके कुछ aspects को बोला जाता है civilization. वो क्या है, दैट विल फर्स्ट डिस्कस. सो कल्चर क्या है, आई टोल्ड दैट कल्चर इज ये सारी चीजें, टेंजिबल, इनटेंजिबल, योर आइडेंटिटीज, सॉरी, योर शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, लैंग्वेजेस, आर्ट्स वगैरह, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. सो इट एनकम्पासेस द वे ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी, इंक्लूडिंग इट्स सोशल बिहेवियर, प्रैक्टिसेस, रिचुअल एंड सिंबल्स, एंड ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो मटेरियल इमेटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ किसी कम्युनिटी का. अब ये जो है ना कल्चर में भी, एंड कल्चर इज नॉट स्टैटिक थिंग, बिकॉज ये सारी चीजें इवॉल्व होती है, तो कल्चर ऑल्सो इवॉल्व्स. अब हमारा कल्चर अभी इंपैक्ट हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन से, वेस्टर्न कल्चर से, एंड नाउ न्यू कल्चर इज गेटिंग क्रिएटेड, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कल्चर या वेस्टर्नाइज कल्चर. सो कल्चर शेप्स इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस देयर पर्सपेक्टिव, गाइड्स देयर इंटरेक्शन. हाउ शुड वी बिहेव, इंटरैक्ट, हाउ शुड वी ड्रेस, एवरीथिंग कल्चर डिसाइड्स. एंड मोरओवर कल्चर इज डायनेमिक एंड evolving, continuously shaped by historical, social, economic, environmental factor. तो historical factor बताओ जिससे कल्चर चेंज हुआ. कल्चर विथ हिस्ट्री चेंज हो रहा है. सो ब्रिटिश आए, हमारे कपड़े बदल के गए, लैंग्वेज बदल के गए, लॉज बदल के गए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. सोसाइटी, सोशल,
अब ये देखो, विलेजेस से, रूरल सोशल कल्चर से हम अर्बन कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं। सोसाइटी रूरल से हमारी अब अर्बन बन रही है, एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज बन रही है। इसकी वजह से भी कल्चर चेंजेस। कल्चर क्या, सिविलाइजेशंस भी चेंज हुई है, बहुत डिजास्टर चेंज। फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, मटेरियल एडवांसमेंट हुआ कल्चर में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, पहले एग्रेरियन थर्ड स्टेट था, एंड एरिस्टोक्रेट फर्स्ट स्टेट, क्लेरगी सेकंड स्टेट वगैरह, एंड थर्ड स्टेट में ये सारे फार्मर लोग। फिर आ गया नया इंडस्ट्रियल क्लास। इंडस्ट्रियल क्लास में फिर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ये नए लोग बने। दे वांटेड मोर पावर। अकॉर्डिंगली हुआ आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, सारी सिस्टम ही चेंज हो गई। सो बुर्जुआ क्लास जो क्रिएट हुआ था। तो मटेरियल कल्चर लेड टू चेंज इन सोशल स्फीयर, सोशल रिलेशंस। तो भाई सोशल चीजों की वजह से भी हम गांव से पूना में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आई टोल्ड यू कि ज्वाइंट फैमिली पूना में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको 3, 4, 5 BHK के फ्लैट लेने पड़ेंगे अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना है तो। देन ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, विथ सोशल चेंजेस, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट चेंज। तो सोशल एस्पेक्ट भी कल्चर को चेंज करें। इकोनॉमिक, आई टोल्ड यू ग्लोबलाइजेशन ने पैसा लाया, पीपल सेलिब्रेट कल्चर मोर। सो इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन जत्रा जो मेरे गांव में पहले मैं देखता था, उसका जो सेलिब्रेशन होता था, अब जो होता है इज मच लेवल हाइयर, बिकॉज पीपल हैव नाउ मोर जॉब्स, मोर मनी, एग्रीकल्चर इनकम हार्डली किसी का होता है, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ डूइंग जॉब समवेयर। ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिक कल्चर ऑल्सो चेंजिंग, ओके। एंड देन और इकोनॉमी में भी बहुत सारे, लाइक गांव में भी देखना कि पैसा आ रहा है तो बहुत सारे पुरानी जो मंदिर वगैरह जो भी चीजें होती है, पीपल आर रिपेयरिंग दैट, पुटिंग देयर मनी इन रिवाइविंग द कल्चर। तो कल्चर भी, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंट भी कल्चर को शेप करता है, चेंजेस। एनवायरमेंट ऑल्सो, आई टोल्ड यू, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द डोमिनेंट एस्पेक्ट टू शेप द कल्चर। आपके फूड हैबिट्स वगैरह विल बी बेस्ड ऑन क्या अवेलेबल है, नहीं है, वेजिटेरियन कल्चर होगा, नॉन वेजिटेरियन कल्चर होगा, एटसेट्रा। सो एनवायरमेंट ऑल्सो शेप्स द कल्चर। सो पहले फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यूपीएससी में ऐसे आया था 5-6 साल पहले ही। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो बताओ, ऐसे ऐसे लिखने की नहीं, अंटिल यू आर इंडियन सोसाइटी का टीचर, काट देने के, नेक्स्ट के टॉपिक पढ़ने के। जिसको समझ आया ना, देन टू द पॉइंट बहुत परफेक्ट लिखेगा, बट नहीं समझ आया तो यू विल एंड अप स्क्रूइंग इट। और एक क्वेश्चन नहीं स्क्रू अप होने वाला 15 मार्क का, सीधे 250 मार्क का पेपर स्क्रू अप होने वाला, 125 मार्क का एक ऐसे। सो कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन व्हाट वी हैव। सो बेसिकली दोनों में पॉइंट इतना उनको डिफरेंशिएट करना है, बट टेक्निकली हमेशा याद रखना कल्चर ही टॉप पे आता है, सिविलाइजेशन भी उसका एस्पेक्ट है एक। आई हैव पेन इन माई हैंड, सिविलाइजेशन व्हाट वी हैव। आई हैव क्लोथ्स on my body, I have these things, I have laptop, I have mobile. This is the aspect of civilization, which is also aspect of culture, material culture. Mobile, laptop are material culture, clothing material culture, tangible, अभी जो मैंने बताया था, and which is also part of civilization. So civilization is what we have, my laptop etc. ये मेरा क्या है, civilizational aspect है, which is also cultural aspect. 50 साल पहले माय ग्रेट ग्रैंडफादर का कल्चर और मेरा कल्चर वाज ऑलमोस्ट सेम, बट उनका सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। बट ज्वाइंट फैमिली उनकी भी थी, ज्वाइंट फैमिली मेरी आज भी है, समझा। ही यूज्ड टू सेलिब्रेट दिवाली एंड दशहरा, आई ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली एंड दशहरा। ही यूज्ड टू स्पीक मराठी, आई स्पीक मराठी। तो क्या समझ में आया भाई? 1000 शब्द वर्ड का एशियन ना लिख पाओ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया तो इतना तो लिखने को आना चाहिए।
So civilization is one aspect of culture which only deals with the physical aspects, material aspects of science, technology, architecture, इस तरह के. So पहले याद रखना, डिफरेंस समझो एग्जाम्पल से, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. हड़प्पा को हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली. वैदिक को क्या बोलते हैं? वैदिक कल्चर. यही फर्क है. पॉइंट यह है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनका धर्म क्या था, उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या थे, लैंग्वेज में हमें समझ में नहीं आई. उनके रिचुअल्स क्या थे, ट्रेडिशंस क्या थी, नथिंग वी नो ऑफ. थोड़ा बहुत पता है, कल्चर था उनमें. पशुपति सील है उनके पास, डांसिंग गर्ल थी, मतलब डांस फॉर्म भी होंगे उनके पास. वेरी लेस वी नो अबाउट देयर कल्चर. वी नो मोर अबाउट उनका क्या, सिटीज, अर्बन प्लानिंग वगैरह, बिल्डिंग्स कैसी थी, खा क्या रहे थे वो, वेपन्स कौन कौन से थे उनके पास, पॉटरी उनकी कैसी थी, समझा, उनके पास शिप्स थी या नहीं थी. तो दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन. कल्चर उनके पास भी था, वी डोंट नो मोर. सिविलाइजेशन एस्पेक्ट वी नो मोर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. वैदिक पीपल कल्चरल भी थे, सिविलाइजेशनल भी थे, बट पहले सिर्फ कल्चरल थे, सिविलाइजेशनल नहीं थे. मतलब क्या, 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये टाइम पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड, हम क्या थे, जना, इधर उधर से ट्राइब्स घूम रही थी. लेटर वैदिक में बने जनपदा, सेटल ऑन टेरिटरी, तब जाके बने पहले विलेजेस. वो भी ऐसे कि कोई हार्डली मिला भी नहीं हमें विलेज. अब एक सिर्फ मिला है लोकेशन, कौन सा है वो, दिल्ली के यहां पे बहुत न्यूज में हमेशा रहता है वो, जहां पे पहली वैदिक साइट मिली है ऑन अ गुड स्केल प्रिजर्व, कैरियट वगैरह सब मिला है, सिनोली. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए. तो वैदिक पीरियड की, वरना हड़प्पा की बहुत साइट्स हैं हमारे पास. अभी इंद्रप्रस्थ पता है ना, दिल्ली में पता था हमें, लेकिन हम मिल ही नहीं रहा ना कहीं पे, खुदो तो भी, क्योंकि उसके उसी जगह पे इतने आगे चेंजेस होते गए. लेकिन सिनोली करके एक फार्मर खेत में खोद रहा था, हरियाणा के पास में है वो, हरियाणा में, उसको कुछ ये मिले, ब्रिक्स वगैरह मिली वगैरह, एंड फिर दूरे और ढूंढा तो और मिली, तो उसने फिर और इन्वेस्टिगेट किया एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने फिर पूरा विलेज ही खोद दिया. वे ऑफ कैरियट, आर्यन लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कैरियट, जो हड़प्पन लोगों के पास नहीं थे. पूरा वेल प्रिजर्व्ड कैरियट मिला है वहां पे. सो व्हाट एवर, सिनोली की लोकेशन. बट पॉइंट इज, अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों ने, इन्होंने कोई सिटीज ही नहीं बनाई थी, कोई चीजें पीछे छोड़ी नहीं सिविलाइजेशनल, जो मिली नहीं. बट बाय द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एंड आगे जाके महाजनपदा, जब पाटलिपुत्र बना, वैशाली बना, ये सारे सिटीज बने, धीरे धीरे तब जाके बना वैदिक कल्चर सिविलाइजेशनल. सो लॉट ऑफ कल्चर्स आर देयर विदाउट सिविलाइजेशन, बट एवरी सिविलाइजेशन हैज अ कल्चर. जारावा है ना अंडमान के, दे हैव द कल्चर, उनके भी कुछ मैरिज के रूल्स है, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, दे हैव देयर ओन ड्रेसिंग, क्लोथिंग एटसेट्रा. दे डोंट हैव द सिविलाइजेशन. अभी रह रहे झोपड़ियों में, ग्रास की वगैरह, बांबू की. सेंटिनलीज, अभी तक घर भी नहीं है उनके पास, कपड़े भी नहीं है. स्टोन एज ट्राइब है वो, इंडिया की, पूरी दुनिया की, आज भी 10-20 हजार साल पहले की सिचुएशन में है वो, इतने पीछे. दे हैव जीरो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट. ओके, बट दे वुड बी हैविंग देयर ओन कल्चर. ओके, रिलेशनशिप के रूल्स एटसेट्रा, कोई हंटिंग भी करके लाते तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लीगल सिस्टम का प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग वगैरह. तो दे ऑल्सो हैव कल्चर, देयर प्रिमिटिव, दे डोंट हैव द सिविलाइजेशन येट. लेकिन सिविलाइजेशन जो बना सकता है ना, बड़ी बड़ी सिटीज या साइंस एंड टेक एडवांसमेंट, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सिविलाइजेशन एस्पेक्ट है. ये बना रहे हो तो पहले यू ऑट टू बी कल्चरल. ये बाकी सारी चीजें ऑर्डर में होना, तभी यू कैन क्रिएट सम वंडर्स.
भाई ताजमहल और इजिप्ट के पिरामिड तभी बन सकते हैं व्हेन क्रोर्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज. दे हैव प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम, दे हैव द लीगल सिस्टम, दे हैव द ट्रेड, एवरीथिंग प्रॉपरली वर्किंग. और उसके लिए पहले आपको इंटेंजिबल एस्पेक्ट भी लगते हैं, लीगल सिस्टम, लॉज, सोसाइटी के रिलेशनशिप कैसे होंगे, मैरिज सिस्टम के वगैरह, तब जाके ये बनेगा सिविलाइजेशन की तरफ वी कैन एडवांस्ड. सो बेसिकली कल्चर इज व्हाट वी आर. ये रूल्स वगैरह कैसे बिहेव करें वगैरह. सिविलाइजेशन व्हाट वी फिजिकली हैव, द ऑब्जेक्ट्स. सो बेसिकली civilization refers to the material, technological, institutional achievements of a society. Buildings, cities, urban planning, scientific products, etc. refers to idea, value, belief, custom and way of life of society. और इसी का वे ऑफ लाइफ में एक एस्पेक्ट आता है मटेरियल, एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स मींस सिविलाइजेशन. तो ऐसे दोनों का अलग मत पकड़ना, बट कंपैरिजन में पूछ लेंगे वो. तो कल्चर का ही एक पार्ट होता है सिविलाइजेशन, याद रखो. सो मटेरियल एंड टेंजिबल, कल्चर दोनों होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल. सो मटेरियल एंड टेंजिबल एस्पेक्ट सिविलाइजेशन, नॉन मटेरियल इंटेंजिबल ज्यादा कल्चर की तरफ हम काउंट करते हैं. देन ह्यूमन इंजीनिटी, इंटेलेक्ट का आउटकम है. इट्स ह्यूमन माइंड, वैल्यू, एक्सपीरियंसेस, इथिक्स, रूल्स, नॉर्म्स कम अंडर कल्चर. सो चेंजेस रैपिडली विद टाइम. तो आई टोल्ड यू कल्चर 200 साल पहले भी सेम ही था महाराष्ट्र का, सेम फेस्टिवल, या 500 साल पहले भी सेम था. वारी इतने सालों से चल रही है, 500-600 साल से. कल्चर इज स्टिल सेम. ओके, लैपटॉप हमारे ग्रैंडफादर के पास नहीं था. सिविलाइजेशन चेंजेस वेरी रैपिडली, चेंजेस, कल्चर चेंजेस वेरी स्लोली. एंड देन टेक्नोलॉजी, मशीन, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्ट, साइंस, इंस्टीट्यूशन, लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन, एटसेट्रा, they come more of a civilized aspect. Beliefs, values, morals, language, art, literature, religion, custom, tradition, attitudes, norms, more cultural aspect. So external comfort and control over nature, civilization explain करता है आपने कितनी अपनी लाइफ कंट्रोल में लाई या नेचर कंट्रोल में लाया. इट इज मोर ऑफ अ इंटरनल एस्पेक्ट एंड दिस इज मोर एक्सटर्नल, फिजिकल एस्पेक्ट. सो इंटरनेट, स्काई स्क्रैपर, डैम, रेलवे, व्हीकल, हॉस्पिटल, मशीन, सैटेलाइट, पार्लियामेंट्स, कोर्ट्स, सिविलाइजेशन. योगा, ऑनेस्टी, फेस्टिवल्स या वैल्यूज एक्सेट्रा, फैमिली सिस्टम्स, जॉइंट, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, दे रिप्रेजेंट आपका कल्चरल एस्पेक्ट. ये नोट्स में नहीं है, मैं पीपीटी डाल दूंगा ग्रुप पे. सो अभी जो बताया था मैंने, कल्चर रिफ्लेक्ट्स आवर थॉट, वैल्यूज, बिलीव्स, मोरालिटी, लैंग्वेज, आर्ट, कस्टम. सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट आवर टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन, साइंटिफिक एडवांसमेंट, इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा. सो कल्चर इज द सोल ऑफ सोसाइटी. Internal aspects, norms, values, etc. Civilization is body, more of a physical, tangible form में जो दिखता है. So culture develops the character of human beings. Civilization improves the standard of living, okay, comfort of life, yeah, how much we control the nature, etc. So culture is qualitative, subjective. Civilization is more developmental, physical. So society may preserve the same culture for thousands of years, while civilization changes rapidly with advances in science, technology and institutions. So point इतना ही है ना, दिवाली सेलिब्रेट करना इस कल्चर, समर में मामा के घर जाना इस कल्चर वगैरह, और या बच्चा पैदा हो तो मूंज या व्हाट वी कॉल जावड़, बाल काटना और नेमिंग सेरेमनी एक्सेट्रा, वो भी क्या है कल्चर, जो हजारों सालों से आज भी चल रहा है. 1000 साल पहले भी वही हो रहा था, आज भी हो रहा है. पॉइंट इतना ही है यार, सिविलाइजेशन मीन्स दिवाली को या मुंज या जावळ वटवी से मराठी, या नेमिंग सेरेमनी को मामा, बुआ या लोग पहले बैलगाड़ी पे आते थे, फिर साइकिल पे आने लगे, फिर बस से आने लगे, अब कोई बंदा टेस्ला की गाड़ी में आएगा, कोई हेलीकॉप्टर से आएगा. समझा? कल्चरल वही प्रैक्टिस हो रहा है, सिर्फ सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट चेंज्ड. सो कल्चर रिफर्स टू आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यू, कस्टम, लैंग्वेजेस, मोस्टली इंटेंजिबल, ये जो पार्ट अभी मैंने बता दिए. सो बेसिकली हड़प्पा और वैदिक का, हड़प्पा क्या थी सिविलाइजेशन, वैदिक क्या था कल्चर. सो हड़प्पा का क्या है, यूजुअली कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग अर्बन मटेरियल एडवांसमेंट, अचीवमेंट्स. तो हड़प्पा का ज्यादा हमें फिजिकली चीजें मिली है उनकी, ये स्टैच्यूज एटसेट्रा या कॉइन्स एंड सो ऑन.
क्या मुंडी हिला रहे हो? हड़प्पा के कॉइन मिले हमें? वो प्रारंभ वाले सब हाथ ऊपर करो। प्रथमेश, प्रारंभ वाला है ना तू? ऑलरेडी हुआ है। हिस्ट्री ऑप्शनल किसका है क्लास में? अरे हड़प्पा में कॉइन थे क्या? सील्स क्या ट्रेड थोड़ी होता है, वो गुड्स पे सील मारा जाता था भाई। हड़प्पा वाज बार्टर सिस्टम। हड़प्पा के कॉइन मिले, मुंडी हिला रहे हो? भजन कीर्तन चल रहा है क्या? समझ में आए ना आए? सो भाई हड़प्पा के कॉइन नहीं है, देयर इज नो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत चल रहा था उनका, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट कॉइन्स बनते यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे थे, रोमन के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। दैट इज वेरी यूनिक थिंग। बार्टर ट्रेड था, सील्स पे चीजें चल रही थी, चीजें एक्सचेंज करो फिर। एंड सील्स वाज ओनली टू आइडेंटिफाई किस सिटी से कौन सा गुड्स आ जा रहा है। नाउ वी डोंट नो उनका इंटरप्रिटेशन। वैदिक पीरियड, ठीक है, कॉइन्स अब रिस्क लेना नहीं है, पढ़ेंगे बाद में सब। भाई वैदिक में भी बार्टर ट्रेड था, कॉइन्स नहीं थे, बट एक निष्कल करके एक यूनिट ऑफ गोल्ड आता है। तो इन शॉर्ट मराठी में समझाने के लिए आपको, क्लोज टू इट, मतलब वो कैसे था आई डोंट नो, बट व्हाट इट वाज। तो एक गोल्डन ज्वेलरी थी, तो मराठी में जो घंटन बोलते हैं ना, ऐसा समझ लो, सर्कुलर सोने के बीड्स का ज्वेलरी, घंटन। पता है ना घंटन? यू डोंट नो? अरे महाराष्ट्रियन हो ना भाई। मोस्ट फेमस यूनिक इंडियन महाराष्ट्रियन ज्वेलरी। अब इसके ऊपर मैं क्या करूं? घर जाके पूछो माँ को या दादी माँ को। अब वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गया वो, बट दैट गंठन एज अ आर्ट फॉर्म, सॉरी ज्वेलरी, तो उसका जो बीड्स होता है ना, वो इट वॉज अ ज्वेलरी, और ज्वेलरी के एक यूनिट को वो निष्क करके यूज किया जाता था। वो ज्वेलरी को भी बोला जाता था और यूनिट को भी बोला जाता, एंड दैट वाज सिर्फ गोल्ड का। तो ऑब्वियसली दे कुडंट ट्रेड भाजी मंडी में सब्जी देने के लिए, दे यूज टू ट्रेड फॉर बिगर डील्स। तो एक लाइक राजा देता था कि एक मनी, व्हाट यू कॉल बिड, गोल्ड का, किसी ये व्हाट यू कॉल संत पुरुष वगैरह ले लिया, फिर उसने जाके 1000 एकड़ जमीन खरीद के अपना आश्रम बना लिया, 100 गायें खरीद ली। सो बिगर ट्रेड के लिए उसका मेंशन आता है, पर अदरवाइज कॉमन लोग बार्टर ट्रेड। फिर महाजनपद पीरियड में पहली बार आते पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स मतलब कॉइन्स आते सिल्वर वगैरह, कॉपर वगैरह के, और उस पर कुछ भी सिंबल बनाए, बट दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज। वो कॉइन का कुछ भी उल्टा पुल्टा शेप है। अपने के साथ डेस्क का कॉइन सेम, स्टैंडर्डाइज वेट, हर कॉइन का वेट सेम, प्रिंटिंग सेम, शेप सेम, वो नहीं था। और ये कॉइन्स किसी राजा के नहीं है, कोई ट्रेडर्स का गिल्ड भी बनाता था, राजा भी बनाता था, कोई भी बनाता था। फिर आता है महाजनपद में, पाटलिपुत्र में मौर्याज, और मौर्याज में आया चाणक्य, और चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसने पहली बार इंडिया में करेंसी का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। कोई भी इधर उधर कॉइन नहीं छापेगा, यू हैव टू हैव द स्टैंडर्डाइज कॉइन्स ओनली प्रिंटेड बाय द किंग। और उसमें के लिए उसने 2 पोस्ट बनाए थे चाणक्य ने, एक जो कॉइन्स का स्टैंडर्डाइजेशन करके प्रिंट करवाएगा, सो आईएएस फॉर प्रिंटिंग, दूसरा कॉइन्स का इंस्पेक्शन करेगा, मार्केट में कोई डुप्लीकेट नहीं बना रहा हमारे। तो 2 मिनिस्टर्स या आईएएस टाइप पोस्ट उसने बनाई थी, और पहली बार इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। फिर इसके बाद मौर्यन कोलैप्स के बाद, ये तो सिस्टम एक बार बनी तो चलती रहती थी, आगे के किंग्स विल फॉलो द सेम पैटर्न। फिर आए ये अलेक्जेंडर का अटैक होने के बाद उसके जो चेले थे ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक जो इंडिया में आए ना, दे वर द फर्स्ट टू इशू
कॉइन्स ऑफ अ किंग्स पोर्ट्रेट, वो अपना फोटो प्रिंट मारते थे कॉइन पे, और उसमें कनिष्का के बहुत कॉइन्स मिलते हैं अपने फोटो वाले, प्रिंट वाले, कनिष्का के वगैरह। और उसके बाद इंडिया में ये ट्रेडिशन इंडिया ने भी चालू की। फिर सातवाना का किंग था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये महाराष्ट्र कंट्रोल करता था वो पूरा। महाराष्ट्र में नासिक उसके रीजन में कंट्रोल में था, और गुजरात पाकिस्तान के साइड नीचे ये थे शकाज, और वो शकाज ने अटैक किया गुजरात से लेके पूरा महाराष्ट्र कंट्रोल किया, और महाराष्ट्र उनके पास गया था। और उनका एक राजा था नानफना, ग्रीक थे वो, मतलब अलेक्जेंडर के चेले। और उन्होंने वो राज लेने के बाद वो पहले गौतमीपुत्र के एंसेस्टर के पास था। और ये जो नानपना ने नासिक वगैरह का रीजन ऑक्यूपाई किया, तो नासिक में जो नाने घाट है वहां पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और वहां पे उसके कॉइन्स भी मिले। फिर और कॉइन मिले हमें, उसमें एक साइड नानपना का फोटो और कॉइन सिंबल्स, दूसरे साइड सातवाना का राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसका साइन फोटो। तो उसने क्या किया, ये शतराज को हरा दिया, शकाज को, और सातवाना ने ऑक्यूपाई कर लिया नासिक, फिर से अपने बापजादाओं की जमीन फिर से ले ली। और मेरे यहां पे जो आपने कॉइन इशू किए थे, आपको मैंने हराया टू शो दैट उन्होंने उनके एक कॉइन्स की साइड मेल्ट कर दी और अपने कॉइन मार दिए उस पर, टू शो द अथॉरिटी। तो इंडिया के किंग्स भी पहला इंडियन किंग टू इशू द पोर्ट्रेट वह सातवाना गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब क्वेश्चन बहुत ठीक से देखना पड़ता है क्या वर्डिंग आया है। और ये भी जो कॉइन्स थे ना, आगे फिर इसमें फिलॉसफी नहीं थी कभी। राजा का फोटो था, रैंडम सिंबल थे, हिंदुइज्म की फिलॉसफी को ड्रॉ करो। मतलब सरस्वती का फोटो जो अभी होते हैं ना हमारे कॉइन पे वगैरह, देवी देवताओं के, तो वीणा बजा रही है सरस्वती वगैरह, लक्ष्मी का, गॉड या गॉडेसेस का, ये रिलीजियस सिंबल्स आए गुप्ता पीरियड में कॉइन्स पे। और इसका फिर कॉपर सिल्वर कॉइन बनी रहे थे, इसमें फिर प्योरेस्ट ऑफ द प्योर गोल्डन कॉइन वो चालू किए कुमारगुप्त ने। मतलब मेटलर्जी इतना एडवांस्ड हुआ कि 24 कैरेट गोल्ड का कॉइन जो गुप्ता पीरियड में। उसके बाद कॉइनेज गायब इंडिया में, वॉर्स, इन्वेजन्स, और फिर कोई सिस्टमैटिक ऐसा, आपको ये सारा करने के लिए एक सेंट्रलाइज एम्पायर लगता है बहुत स्ट्रांग, जो आरबीआई चलाए, पूरी सिस्टम चलाए। उसके बाद छोटे मोटे महाजनपद आते रहते हैं, फ्यूडल सिस्टम चालू होता है, छोटे मोटे फ्यूडल लॉर्ड्स आते हैं, एंड उन्होंने किए कुछ ने इशू, कुछ ने नहीं, तो चलता रहता है। एंड देन यू हैव देन ये दिल्ली सल्तनत में सिल्वर टंका, कॉपर जितल, ये सारे कॉइन्स आते हैं। गोल्ड बहुत कम होता है उस पीरियड में ही। और फिर तो आते ब्रिटिश अपने नोट लेके। दैट्स इट, समझा? ऐसे एक ही ट्रेंड में सारी हिस्ट्री याद रखनी, तब ठीक से याद रहता है। तो हड़प्पा के पास कॉइन थे या नहीं? अब नंदी बैल बनो, नंदी हिलाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता। सो यूजुअली कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग अर्बन मटेरियल अचीवमेंट्स, usually called Vedic culture because it is primarily known through its religious, philosophical and social reasons. By the way, हड़प्पा के पास और कौन सी चीज नहीं थी जो बात के हर जनरेशन के पास थी भर भर के? यू हैव स्टडीड हिस्ट्री में, बहुत बार देखा है मैंने लाइब्रेरी में बैठ के। कुछ हाई लेवल मत पढ़ो हिस्ट्री विस्ट्री में, बस बेसिक। कल आईएएस हो, कहीं पे बुलाया ना भाषण देने, इज्जत रहे आपकी, और सस्पेंशन का लेटर ना आए। हड़प्पा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अचानक से गवर्नमेंट का मूड चेंज हुआ। आप हो कहीं पे स्कूल में बुलाया हड़प्पा पे भाषण देने के लिए। हड़प्पा के लोग पे बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत कॉइन थे, बहुत बड़ा ट्रेड करते थे। फिर पेपर में आएगी आर्टिकल किसी हिस्टोरियन का, ये देखो आईएएस इंडिया का यूपीएससी ने भरा हुआ, जिसको हिस्ट्री पता नहीं। उन्होंने बोला मैटर वहां खत्म नहीं होता, फिर डिपार्टमेंट से एक लव लेटर आपको आएगा जो इज्जत खराब की आईएएस के पोस्ट की। फिर एक लेटर यशदाक हो जाता है, सॉरी लबासना के लिए, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, इनको ये पता नहीं हड़प्पा में क्या हो रहा था। फिर लबासना से अलग से लेटर आएगा डीओपीटी से आपके बिहेवियर पे। तो बस उतनी हिस्ट्री याद रखो कि आपकी इज्जत बची रहे न्यूज़पेपर से।
घोड़े नहीं थे हड़प्पा के लोगों के पास, विच इज वेरी यूनिक। क्योंकि आज अपना कोई भी गांव खोद लो, घोड़े के स्केलेटन मिलेंगे ही मिलेंगे किसी भी गांव में। हड़प्पा का इतना कुछ खोद दिया हमने सिटीज, सिर्फ एक जगह सुरकोटड़ा में घोड़े का स्केलेटन मिला, बाकी हिप्पो का भी मिला है, क्रोकोडाइल के भी मिले, बहुत कुछ खाते थे वो लोग, हर किसी के स्केलेटन मिले वहां पे, बट वी कुड नॉट फाइंड द हॉर्स। एक ही जगह पे मिला है। तो ये ऐसा हो कि बाहर का कोई ट्रेडर लेके आया था, घोड़ा वहीं पे मर गया, छोड़ के चला गया। हर सिटी में मिले, देन एवरीवन वाज यूजिंग इट, ऐसे उसका अंडरस्टैंडिंग होता है हिस्ट्री में। सो वॉट एवर, सो फोकस सिटीज, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ट्रेड, फोकस ऑन वेदास, रिचुअल, बिलीव्स, वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशन, इस पे ज्यादा फोकस थे। उनके पास काफी एडवांस्ड वेदा का नॉलेज था वैदिक पीरियड में, दे हैड वेरी एडवांस्ड ये उपनिषदास वगैरह। सो वेदास, रिचुअल्स भी बहुत, अश्वमेध, ये मेद यज्ञ वगैरह वगैरह, राजसूय एटसेट्रा, सारा कुछ एडवांस था। एंड वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप एटसेट्रा, वो भी सारे नॉर्म्स क्लियर कट थे। ओके, हड़प्पा के पास सिटीज थी, टेक्नोलॉजी थी, आर्किटेक्चर था, ट्रेड था वगैरह, सील्स वगैरह, वो सब था। कल्चर उनके पास भी था, डांसिंग गर्ल वगैरह, वो सारे इश्यूज। एंड मटेरियल अचीवमेंट्स ऑफ आर एम्फेसाइज्ड, तो मटेरियल अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस था। नॉन मटेरियल अचीवमेंट्स आर एम्फेसाइज्ड। नॉन मटेरियल मतलब ये नॉर्म्स, रूल्स, लॉज, सोशल रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। सो कमिंग टू द अगेन कल्चर, तो कल्चर में क्या था? टेंजिबल आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, क्विजीन, दे ऑल कम अंडर tangible, and intangible, beliefs, values, language, communication, etc. So now next, relationship between society, culture, caste, religion, sect, etc. So मैंने पहले ही बोला है, lot of animals are social, समाज, हम भी सोशल है, not a big deal. एंड देन सोसाइटी में आता है आपका कल्चर। एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा चेंज होना चाहिए, बट स्टिल कल्चर में आता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, और इनटेंजिबल में आता है आपका रिलीजन टेक्निकली, बट आप ऐसे लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि रिलीजन बहुत बड़ा पार्ट है कल्चर का। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन कंसिडर इट एज अ सेपरेट एस्पेक्ट ऑल्सो, बट टेक्निकली कल्चर में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इनटेंजिबल में बहुत सारी चीजें हैं, लॉज, कस्टम्स वगैरह, पर ये ट्रेडिशंस भी लार्जली कम अंडर religion, rituals also come under religion, spiritual also come under religion. So culture का large part come under the religion, which is intangible aspect. और religion क्या है? theistic identity, theism, whether you believe in some cosmic creator, supranational power वगैरह, so आस्तिक, what we call theism. okay, और religion में भी then हमें अब सारा religion पढ़ते नहीं बैठता, वो साइंस रिलीजन की डिबेट में हम we'll discuss how religion evolved. फिर रिलीजन में भी बहुत सारे आइडिया है, some believed in cosmic creator, some did not believe. तो अभी सिर्फ समझने के लिए याद रखना, इंडिया में हिंदुइज्म ऐसा वर्ड ही कभी नहीं था, ये अंग्रेजों के साथ या इनके साथ बना, ये ग्रीक्स वगैरह लोगों के साथ। सो कैसे ना, आई कुड डू द एक्सपेरिमेंट ऑन सूरज, बट मुझे वो स्टेटमेंट ठीक से चाहिए था, वो मैंने पहले सोचना चाहिए था। मुझे बंगाल के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताओ, हिस्ट्री के नाम। लीजेंड ही भूल गए? इन दोनों से पहले एक लीजेंड था, रविंद्रनाथ टैगोर का एक कंटेम्पररी। अरे शिकागो का स्पीच, स्वामी, अब उसने वी बोला तो यही पॉइंट, मतलब पहले होता तो मैं प्रॉपरली उसको एक स्टेटमेंट लिख के आता और उसको पढ़ने को बोलता। तो यूपी, बिहार, बंगाल जाओगे ना, तो विनय नहीं बोलते, विनय, विनोद, हाँ,
समझा? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में वह शब्द नहीं है जो मराठी में है, समझा? सेम इश्यू था इंडिया में सिंधु लैंग्वेज, सिंधु नदी। ग्रीक लैंग्वेज में स शब्द नहीं था, तो या अरेबिक लैंग्वेज में। सो एक्चुअली पहले क्या ना, वो इंडस जो सिंधु नदी है ना, ग्रीक में स के लिए शब्द नहीं था, तो उसको बोलेंगे आई, हिंडस रिवर या ह, इंडस रिवर, वो इंडस का बन गया हिंडस रिवर। और जब अरेबियन लोग आए ना, तो यही लैंग्वेज में उन्होंने ह शब्द जो है ना, ओके सॉरी इंडस आई, तो उनके इसमें आई का कुछ प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ था, इसलिए आई को बोलेंगे हिंडस रिवर। और वो सिंधु नदी से बनी इंदु नदी, इंदु से वो बन गई हिंदू नदी बाय अरेबिक पीपल, और वो बन गया हिंडस रिवर यानी सिंधु का हिंदू नदी। और हिंदू नदी के इस साइड रहने वाला रीजन हिंदुस्तान, और इधर के लोग हिंदू। सो टेक्निकली हिंदू वर्ड के जाए तो वेदर यू आर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी लिविंग इवन ट्राइबल ऑन दिस साइड आर हिंदूज। वेदा में कहीं पे भी यू डोंट फाइंड द वर्ड हिंदू, ये इसके बाद आया। वेदा में वर्ड आता है सनातन धर्म। तो फिर सनातन धर्म का मीनिंग क्या? रिलीजन। तो सनातन मीन्स विच इज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, विच हैज नो बिगिनिंग नो एंड, लिटरल मीनिंग। अब वो क्यों? तो मैंने पहले बोला था आपको, चालू होता है वैदिक पीरियड 1500 बीसी जब हमने स्टडी किया। इट इज नॉट वेयर इट स्टार्ट्स। उनके पास तब ऋग्वेदा था, लेकिन हजारों साल इट यूज टू गो पास्ट ऑन वर्बली। अब जैनिज्म कब आया था? अराउंड 6th century बीसी। जैनिज्म के लिटरेचर में यह लिखा है कि महावीरा वॉज द 86th डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। और उस टाइम क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा कड़क लिख के रखते थे वो। मेरे एंसेस्टर की मेरे पास 3rd century से क्रोनोलॉजी है आज तक की, सिर्फ बीच में 102 साल का गैप है। तो उस टाइम हिस्ट्री में इंडिया के क्रोनोलॉजी बहुत लिखी जाती थी, करेक्ट। अब मेरे जो एंसेस्टर मैंने बोला 1470 में आए, आई एम नाउ 26 डिसेंडेंट। तो 500 साल में 25 डिसेंडेंट्स आके गए। सिंपल रफ कैलकुलेशन लो ना तो 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। 86 ईयर मतलब 86 डिसेंडेंट मतलब 75 डिसेंडेंट्स, 25 500 साल पकड़ के चलो। और उसमें ऋग्वेदा में लिखा है कि एक भरत राजा जो था, बैटल ऑफ 10 किंग्स हिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसकी वजह से भरत नाम मिला, लेकिन उससे पहले एक दूसरे भरत का नाम आता है कि जो सबसे पहले तीर्थंकर थे। ये तो हम महावीरा के बारे में बोल रहे हैं। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव जी, और वहां पे लिखा है कि उनके जो बेटे थे वॉज भरत मुनि। और बहुत सालों सालों पहले देर वॉज अ वन पर्सन भरत मुनि द आदि योगी, एंड ही वॉज वेरी ग्रेट एसिटिक करके। सो पॉइंट इज, इसका बिगिनिंग कहां हुआ जैनिज्म का भी हमें पता नहीं, एंड वेदास ओरली ट्रांसमिटेड कब लिखे पता नहीं, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड सनातन। ओके। और लेकिन डिफिनेशन के एंगल से जाए ना तो इंडिया में जिसने सबसे ज्यादा फिलॉसफी पढ़ी थी, इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने उस टाइम बीए में बहुत फिलॉसफी की डिग्रीज की थी। तो उन्होंने इसके डेफिनेशन अपने इसमें लिख रहे, बट ही डिड नॉट राइट इट। बट उन्होंने सनातन का जो अंडरस्टैंडिंग लिखा है कि 3 चीजों को मानने वाले सनातन जनरली पकड़ के जाते। तो एक, दोज हु बिलीव इन आत्मा, दोज हु बिलीव इन कर्मा, एंड दोज हु बिलीव इन मोक्ष। तो इंडिया में हिंदुइज्म में जो 6 फिलोसॉफी आती है आस्तिक में, सांख्य, न्याय, योग, वैशिका, मीमांसा, वेदांता, बाद में पढ़ाऊंगा मैं साइंस रिलीजन के ऐसे में डिटेल में, या व्हेन विल स्टडी एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफीज उसमें, वैदिक हिस्ट्री वगैरह में। तो ये जो 6 फिलोसॉफीज है ये सारी मानती है आत्मा को, कर्म को और मोक्ष को। फिर बुद्धिज्म आत्मा को मानता है, परमात्मा है या नहीं, मेटाफिजिकल, नो वन नोज। सो बुद्धा वाज एग्नोस्टिक, डिड नॉट डिनाय गॉड, डिड नॉट एक्सेप्ट गॉड। महावीर टोटली डिनाइड द गॉड। ओके। सो जैन तीर्थंकर, बट नॉट स्वर्ग नरक और सुप्रीम क्रिएटर विच गवर्न्स द सिस्टम। तो वो देवा का अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो पंचेंद्रिया में एकेंद्रिय, द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय, पंचौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में आते हैं
मतलब ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन, लिविंग फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन, तो एकेंद्रिय, द्विवेंद्रिय, तिरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में आता है एनिमल्स एंड बर्ड्स, ह्यूमंस, और जो इंसान पहले जी चुका है लेकिन बहुत पाप किए पिछले लाइफ में, तो इसलिए उसको इस टाइम नरकारी, लिविंग और बर्निंग इन हेल। एंड फिर देव, सिलेशियल बीइंग्स, फोर्थ कैटेगरी आता है। सो दे ल्यूड अ वेरी दिस रत्नात्री की लाइफ, सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए, दे वेंट लॉट अहेड ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष, बट डिड नॉट बिकम द मुक्त जीव, फुल्ली लिबरेटेड। मुक्त जीव सिर्फ वो 24 लोग बनी तीर्थंकार, दे डिड नॉट बिकम तीर्थंकार। तो तीर्थंकार आर अबोव द गॉड्स इन जैनिज्म। तो वो गॉड का मीनिंग अलग। यहां पे जो हम सुप्रीम क्रिएटर बोल रहे हैं कि हु गवर्न्स द ये, तो जैनिज्म में देयर इज नो सुप्रीम क्रिएटर, काल एंटिटी आती है दैट रन्स द कॉस्मिक साइकिल। काल चक्र सृष्टि को चलाता है एंड इट गोज ऑन। वो साइकिल भी दिए उसमें कि 6 युगाज में सृष्टि चलती है, सुखम सुख, सुखम दुख, दुख दुखम दुख, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। वो ऐसे के टाइम में आई विल टेल यू ऑल दिस मेटाफिजिक्स जैनिज्म का। तो ये उनका कहना। सो परमात्मा दे रिजेक्टेड, आत्मा बिलीव, आत्मा तो हर चीज में, फिर आत्मा तो बहुत अलग टाइप की, केंद्रीय द्विवेंद्रिय सारे। एंड देन आपका कर्म, कर्म जैनिज्म भी मानता है, जो कर्म है आगे का जन्म मिलेगा, हेल में, हेवन में, लाइक दैट, सिलेशियल बीइंग बनोगे या नरकारी में जाओगे, कितने पाप किए तो फिर से एकेंद्रिय बनना पड़ेगा, एंड सारे योनि से पास होके फिर से आपको लिबरेट होना है। तो दैट साइकिल गोज ऑन। तो इसलिए सनातन में हिंदुइज्म के ये सारे 6 फिलॉसफीज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तीनों आते हैं। ओके, चारवाक एक और एक थिंकर है। चारवाक हमने इथिक्स में थोड़ा देखा भी है, देखेंगे। तो चारवाक जो था ना, डिड नॉट बिलीव इन मोक्ष, डिड नॉट बिलीव इन परमात्मा, हेल, हेवन, नथिंग, दिस इज द लाइफ, बर्थ एंड डेथ, एवरीथिंग फिनिश्ड। इसलिए उसकी फिलॉसफी नहीं आती सनातन में। ये 3 पैरामीटर। सो वॉट एवर, जस्ट ये पॉइंट याद रखना। देन रिलीजन में योर कास्ट एंड सेक्ट। ओके, सो इंडियन फिलॉसफी में फिर अगेन रिलीजन में ये क्लासिफिकेशन आता है। कास्ट जो है विच इज ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी तो आपको हर जगह पे मिलेगी। आज भी कास्ट है, सिर्फ बदल गए, ऑक्यूपेशन अलग अलग कर रहे हैं हम। ओके, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी का होना नथिंग रॉन्ग। आप पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करो, यू विल हैव मोर स्किल, और बच्चा कोई बचपन से वही देख रहा है चीजें, यू विल बी मोर स्किल्ड अगेन। प्रॉब्लम तब तक नहीं था व्हेन देयर वर कास्ट्स। प्रॉब्लम चालू हुआ व्हेन कास्ट गॉट एसोसिएटेड विथ सोशल हायरार्की, हायर एंड लोअर। इनिशियली और हायर लोअर जब होने लगा पहला प्रॉब्लम, एंड उसके बाद यू स्टॉप द ट्रांसफर कास्ट में, यू कैन चेंज योर कास्ट। जब ये बर्थ बेस्ड बना, इनिशियली इट वॉजंट बर्थ बेस्ड। क्यों? क्योंकि वेदा में इतनी स्टोरीज मिलती है ना। एक स्टोरी है, एक ही घर में देयर आर पीपल ऑफ डूइंग 4 अलग ऑक्यूपेशन। एक टीचर है, एक कारपेंटर है, मां कोई अलग जॉब कर रही है, फिशरमैन एटसेट्रा, और चौथा अलग जॉब। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, यू विल फाइंड दिस सच स्टोरीज। भीष्म पितामह पता है, ही डिड नॉट टेक ओथ, सॉरी ही टेक ओथ कि मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि उनके फादर को शादी करनी थी एक लड़की से। उसके फादर ने बोला, मतलब भीष्म के फादर को जो लड़की पसंद आई थी, ओके, शांतनु, फाइन, जिस लड़की से शादी करनी थी, उसके फादर ने बोला कि भाई तुम्हारे साथ शादी हो गई तो भी क्या, तुम्हारा ऑलरेडी बेटा है बड़ा, वही राजा बनेगा, इसको क्या मिलेगा। तो फिर भीष्म शपथ लेते कि मैं सिंहासन त्याग करता हूं। देन वो बोलता है उस लड़की का फादर कि चलो तुमने तो सिंहासन त्याग किया, तुम्हारे बच्चे तो कल पैदा होंगे, वो सिंहासन मांगेंगे। तो बोलते मैं शादी भी नहीं करूंगा। अब वो जो लड़की है ना, उसका फादर वॉज अ फिशरमैन, समझा? सो फिशरमैन्स डॉटर कुड मैरी अ किंग एंड हर सन्स कैन बिकम द किंग।
तो ऐसी बहुत स्टोरी पढ़ोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड देयर वेर ऑक्यूपेशंस बट ट्रांसफरेबल, और इन वन फैमिली पीपल वर डूइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. बाद में ये बना यू कांट ट्रांसफर, जो बाबा साहेब ने बोला था. इंडियन कास्ट सिस्टम इज लाइक अ फ्लैट सिस्टम विथ नो स्टेयरकेस इन बिटवीन. नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, क्लोज्ड सिस्टम जो है. सो बेसिकली आपका कास्ट में आती है सोशल हायरार्कीज, एंड जब ये बर्थ बेस्ड बना यू कांट चेंज इट. अब एक्चुअली पहले तो बर्थ बेस्ड नहीं था, इट वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड. एंडोगैमी भी नहीं थी, एक ही कास्ट में शादी करो, दैट बिकम बाद में एंडोगैमी. अब ये चीजें थोड़ी देर में ज्यादा क्लियर होंगी व्हेन वी कनेक्ट द डॉट्स सारे. बट पॉइंट ये है ना कि बर्थ बेस्ड बनना, what मी सेइंग, लाइक माय पर्सनल व्यू, ये बनने ही वाला था बर्थ बेस्ड. ये बोलना कि भाई पहले कास्ट सिस्टम बर्थ बेस्ड नहीं था, कोई ऑक्यूपेशन, कोई भी कोई ऑक्यूपेशन कर ले एंड सोसाइटी वैसी चलती रहेगी, इट इज वेरी नाइव टू सी. सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आने वाला था, हायर लोअर होने वाला था, एंड ट्रांसफर ऑफ कास्ट बैन होने वाला था, बर्थ बेस्ड बनने वाली थी. क्यों? फॉरगेट द हायर लेवल चीजें. कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड बने, मेरा बेटा राजा बने. वेदर ही इज कैपेबल और नॉट डजंट मैटर. इंडिया में हर बाप चाहता है मरने के बाद मेरी कंपनी का सीईओ कौन बने? बेटा बने, भले वो कंपनी डुबा दे, वेदर ही रन द कंपनी और नॉट. तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस टाइम आपने सारे डिविजन्स कर लिए और कोई ये चाहेगा कि मेरा बेटा कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ किंग और इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग मोर बेटर. तो ऑटोमेटिकली बाद में सिस्टम को ऑपरेट करते रहना, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर रोक दो, जैसी बनी वैसी बनी. तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसका एक कंसेप्ट था वेल ऑफ इग्नोरेंस करके. वो बोलता था कोई भी लॉ बना रहे हो या सिस्टम बना रहे हो ना, इट शुड बी अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस. बुर्खा पहन के कायदे बनाओ, मतलब क्या? कास्ट सिस्टम बना है ना, सब ऑक्यूपेशन का डिवीजन हुआ. अब कोई ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, ठीक है. उसके बाद उसका बच्चा बनाना, पैदा हुआ, चिट्ठियां डालो. एक चिट्ठी उठाएगा, जो आएगी वो उस वर्ण में जाएगा. अब ब्राह्मण को पता नहीं कि मेरे जो बच्चा है वो कौन से वर्ण में जाएगा, ही कुड बी अ शूद्र आल्सो. क्षत्रिय को पता नहीं मेरा बेटा किस आगे हायरार्की में जाएगी, कुड बी वैश्य वर्ण आल्सो. Then if you don't know where he will go, automatically you will ensure all castes have the same power. All varnas have the same power. किसी का के लिए कम राइट्स नहीं, किसी को ज्यादा राइट्स नहीं. समझा इशू? And only laws are made in this manner. John Rawls says they are the just laws. तो बाद में पढ़ेंगे वो पांचों थिंकर्स, रॉल्स, नॉजिक, डवार्काइन, etc. So then I will come back to that caste system का इशू. ये जो है सोशल हायरार्की जब आई, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, मतलब कास्ट को इंडिया में क्या इशू है कि कास्ट रिप्रेजेंट्स ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, ऑल्सो रिप्रेजेंट सोशल हायरार्की. हायर लोअर का इशू आने लगा. एक बार हायर लोअर आने के बाद यू हैव टू स्टॉप द ट्रांसमिशन. वो कैसे? एंडोगैमी, मैरिज के रूल्स. और कास्ट सिस्टम एक्चुअली कॉज्ड मोर ऑपरेशन ऑफ वीमेन्स राइट्स. धीरे धीरे समझ में आएगा व्हाई. सिंपल है, आपके घर का कल्चर आपको किसने ज्यादा सिखाया? फादर ने या मदर ने? समझा? तो घर में लाइक इफ यू हैव नॉलेज, घर में कोई ट्रेडिशनल नॉलेज हो, रिलीजियस नॉलेज हो, किताबों का नॉलेज हो, पढ़ना लिखना हो, तो औरतों को भी होगा. एंड वंस शी हैज द नॉलेज, अ डॉटर, एंड शी मैरीज अ पर्सन ऑफ अनदर कास्ट, all knowledge will go into that caste. And if you want to protect the knowledge, then क्या करो? Stop the marriages, especially then women पे restriction. They should not get option to marry into another caste,
एटसेट्रा, एंडोगैमी के रूल ज्यादा रिस्ट्रिक्ट, उसके बाद भी कुछ औरतें शादी कर भी ले, सो टू रिस्ट्रिक्ट दैट ऑटोमेटिकली क्या, मोर स्ट्रॉन्गर जेंडर नॉर्म्स, बचपन में ही शादी कराओ और सो ऑन. सो देयर शुड नॉट बी रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज. वो धीरे धीरे आपको चीजें कनेक्ट होती जाएंगी. सेक्ट क्या है? सेक्ट डजंट डिफाइंड बाय कास्ट, इट इज अ थियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डॉक्ट्रिनल, स्पिरिचुअल, रिचुअलिस्टिक डाइवर्सिटी. ये ऑक्यूपेशन के डिवीजन है हिंदू धर्म के, ये आइडियोलॉजिकल फर्क है हिंदू धर्म के. सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मतलब क्या? सम वर्शिप विष्णु शैवाइट वैष्णाइट, सम वर्शिप शिवा शैवाइट, सम डू मूर्ति पूजा, सम डू नॉन आइडोलिटरी, निर्गुण की पूजा. तो ये आइडियोलॉजिकल है, पर फाइनली आप किसकी पूजा कर रहे हो? परब्रह्म की. सम आर शक्ति वर्शिपर्स, गॉडेसेस की. अब पॉइंट क्या है ना, स्पिरिचुअल, पहले याद रखना कि हिंदुइज्म का आर्किटेक्चर कैसे, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स आते हैं, उनका हायरार्की है. वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी किताब में मेंशन दैट. सबसे टॉप पे तो हिंदुइज्म भी ऑल्सो बिलीव्स इन निर्गुण, निरंकार, निराकार तो निर्गुण ईश्वर कसा प्रकटला हुआ विटेवर. सो बेसिकली सुप्रीम गॉड इज निर्गुण ओनली, निरंकार. फिर हिंदुइज्म में क्या है ना कि देयर आर 3 गुणाज हु ऑपरेट द यूनिवर्स. प्रॉपर्टीज, मटेरियल चीजों की प्रॉपर्टीज होती है. इनर्शिया तमस, एक्टिविटी रजस, दोनों का बैलेंस करने वाला सात्विक. ये 3 गुणाज से सृष्टि बनी. गुणाज गॉट ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी एक गुना जुड़ गए. पानी में रजस ज्यादा है, तमस कम. हवा में रजस बहुत ज्यादा, तमस और कम. पत्थर में, मिट्टी, जमीन, तमस बहुत ज्यादा, रजस कम. और ये 3 गुना से बने पंचमहाभूत, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर. ये पंचमहाभूत को खाके, सॉरी, इससे बनी सारी चीजें, फल, अनाज, सारा इसी से बना है. सृष्टि के मटेरियल चीजें, इनको खाके बने हम. तो इसलिए हम जो बोलते हैं नॉनवेज खाओ, स्पाइसी खाओ, तीखा खाओ, तो तमस बढ़ जाता है, एंगर. तो जो खाया उससे आपकी पर्सनैलिटी बनी. तो जिसके हमारे शरीर में फिर कोई एक गुना डोमिनेट होता है, सत्विक, रजस, तमस. तो उपनिषद वेदास बोलते हैं कि फिर जिसमें सत्व ज्यादा है ना, उसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में दिखता है, ब्रह्मा. जिसमें रजस ज्यादा है उसको निर्गुण विष्णु के रूप में दिखता है. जिसमें तमस उसको शिवा के फॉर्म में. एंड दीज आर 3 मटेरियल मैनिफेस्टेशंस. फिर इनके भी फिर अवतार आते हैं. गणा जो बोलते हैं ना कि शंकर जी के भी बहुत सारे अवतार है. हनुमान इज अ गणा, शंकर का ही गण, मतलब उनका एक एलिमेंट इज इन हनुमान, लाइक दैट. तो वो गणाज भी आते हैं. या इन्होंने जब पृथ्वी पे रूप लिए तो अवतार, रामा, कृष्णा वगैरह, तो ये 3rd हायरार्की आती है. ऐसे जाके इतने गॉड्स, जैसे 7 हायरार्की तक है. तो फिर लोकल गॉड्स भी होते हैं, गांव के भैरवनाथ वगैरह, ये जो हम मानते हैं ना, खंड का खंडोबा, या आपके खेत का हो तो मसोबा, लाइक दैट महाराष्ट्र में लोकल गॉड्स. वो 5th हायरार्की है पूरी. और सबसे लोवेस्ट में 7th रैंक जो गॉड्स आते हैं, दे आर द लोकल आपके फैमिली डेटीज. मतलब हमारे घर में किसी ने बहुत बड़ी लड़ाई की, तो मेरे घर में भी बहुत सारे कि पानीपत में जो मारे गए, तो उनका एक मंदिर है, उनकी वाइफ, और वो उनकी वाइफ वहां पे सती गई, तो उनको दोनों को कम्यूमरेट करने वाला सत्याई का मंदिर. तो ये मेरे फैमिली की डेटी हुई. बस गांव का कोई पूर्वज जिसने वो विलेज सेटल किया, उसका कोई मंदिर होता है, उसकी पूजा होती है. दे आर द 7 गॉड्स. और हिंदुइज्म में इंटीग्रेटिव मेंटेलिटी बहुत थी, इसलिए लोकल गॉड्स गॉडेसेस को यहां पे भी स्टेटस देते गए, हायरार्की में फिट करते गए. उनकी भी वर्शिप करो, ये भी वर्शिप, एंड द टोटल ऑफ स्ट्रक्चर जो बना हमारा. तो फिर आप किसी की भी वर्शिप करो, फाइनली यू आर वर्शिपिंग द निर्गुण, निरंकार, द परमात्मा, उसके ये मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ थिंग, इस हिसाब से. सो बेसिकली फिर आप शक्ति पूजा करके परमात्मा मोक्ष चाहते हो, विष्णु पूजा, शिव पूजा. सो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है. फिर उसने भी विष्णु की पूजा कर रहे हो, उसमें भी अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है. फिर महानुभव पंथ हमारा, चक्रधर स्वामी उनका महाराष्ट्र में, दैट इज हाउ डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ्स. एंड वारकरी संप्रदाय जो वेदांता का,
which also worships Vittal, which is a Vishnu ka form, which is another sampradaya, panth, what we call the sect. Finally, they worship the what do you call Vishnu only. Same way, Shaivism में you have Lingayat Samaj. They have their own spiritual beliefs, Shaivism के, and you have the Nath संप्रदाय. ये हमारे नाथ, ये नागा साधु जो सारे हैं, they have their different way of worship. Finally, they worship the same. So हर संप्रदाय के जो अपने अपने ideological differences आए, spiritual, and they worship the different. Accordingly, there is a theological diversity, and उसको represent करता है पंथ. ओके, अब ये डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, एमपीएससी में भी आ जाए, यूपीएससी में एक आध बार पूछ ले इनका रिलेशनशिप. बट क्वेश्चन कैसे आया था कि इंडिया में कास्ट इज वेरी डोमिनेंट इन द पॉलिटिक्स कंपेयर टू सेक्ट, पंथ. व्हाई इज इट सो व्हेन पंथ इज एक्चुअली मोर पावरफुल? ये नागा साधु देखें कितने ज्यादा, मतलब उनका ये कुंभ मेला एक्सेट्रा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्ट है उनका. सेम वारकरी संप्रदाय बहुत स्ट्रॉन्ग कल्ट है. लिंगायत कम्युनिटी इन कर्नाटका बहुत स्ट्रॉन्ग है. व्हाई दे आर नॉट सो इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिक्स कंपेयर टू कास्ट? वारकरी बहुत इंफ्लुएंशियल है. गवर्नमेंट फटाक से हाईवे बना देता है वारी निकलने से पहले. एक हाथ दूसरा खड्डे में मर गया ना, बहुत महंगा पड़ेगा गवर्नमेंट को. सो दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल पावर, बट नॉट दैट लेवल जितना कास्ट इंपैक्ट कर रहा है. अब ये क्यों कर रहा है, उसका रीजन वेरी इजी, आई डोंट हैव टू टेल यू. I'm just taking a guess, but caste is more like a soft corner for the people, and like you can hit on that because it's hierarchical, and some people have to I will be more sentimental over Warkari issue than Maratha issue. Fine, but vote bank बना क्यों? अरे we have caste based reservations, we don't have the sect based reservations. पिछले 70 साल से जो पीपल गॉट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकली, और आगे जो वोट बैंक पॉलिटिक्स बना वो भी किसी के सेंटर पर बना, कास्ट के. सेक्ट के सेंटर को भी बना ही नहीं. समझा? अगर सेक्ट में ऐसा कुछ पॉलिसी होता, पीपल पॉलिटिक्स में फिर सेक्ट को यूज किया जाता टू मोबिलाइज द पीपल, फिर वैसी पॉलिटिकल पार्टीज बनती, एंड इट वुड हैव बिकम द मोर इशू ऑफ कॉन्शियसनेस. सो बेसिकली दोनों में क्या इश्यू है. सो फिर समाज क्या होता है? I told you top level. Society क्या होता है? Just a interaction के rules that I told you. So group of people living together and interacting in an organized way. तो थोड़ा बहुत organization आया समाज. तो ये जो जारावाज है etc. They are also social people. They are cultural also. They don't have the spirituality or religion yet. Culture का एक aspect है religion. But जारावाज वगैरह के पास कोई religion भी नहीं है, and they don't have civilization also. Okay. So society is like the body made up of organs like family, education, polity, economy. Society is the organized group of people, and culture is the way of life they follow. So just people together, society. But how they behave, what they believe, what they eat, dance, music, drama, their way of life is the culture. So they are interdependent. Society cannot exist without culture, and culture finds expression through society. So society cannot exist without culture. क्योंकि सोसाइटी को एक साथ रहना है तो क्या लगेंगे? लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, विच इज पार्ट ऑफ कल्चर, एंड कल्चर फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू सोसाइटी. आपने जो डांस, म्यूजिक, ड्रामा किए, अकेले तो नहीं कर सकते सारी चीजें फॉर एक्सप्रेशन. या कल्चर में आपने डैम बनाया, अकेले थोड़ी बनाओगे डैम. डैम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन. तो सोसाइटी के साथ मिलके यू लेट आउट द कल्चर. कपड़े अकेला थोड़ी कोई बना पाएगा. यू नीड टू हैव, कोई तो कॉटन प्लांटर से लेके कोई कॉटन का स्टिचिंग करने से लेके सारे काम करो, तो लोग साथ में आएंगे तो ही कोई कपड़े बना पाएगा. तो ऑटोमेटिकली कल्चर गेट एक्सप्रेस थ्रू सोशल कोऑपरेशन. सो सोसाइटी इज द ब्रॉडेस्ट फ्रेमवर्क, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बाउंड टुगेदर बाय सोशल रिलेशन एटसेट्रा. तो बाकी की चीजें पढ़ लो नोट्स में. देन कास्ट का जो बताया था मैंने. सो कास्ट इन इंडिया रिफर्स टू हेरिडिटरी, एंडोगैमस एंड हायरार्किकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन रिचुअल, प्यूरिटी, ऑक्यूपेशन एंड बर्थ. तो अब डेफिनेशन यही वाला लिखना. तो हेरिडिटरी है कास्ट,
यू कैन चेंज इट. एंडोगैमस, एंडोगैमी होती है शादियां कास्ट में ही. एंड हायरार्किकल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हायर लोअर का उसको स्ट्रेटिफिकेशन आया. एंड ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन रिचुअल प्यूरिटी. ओके, सो रिचुअल्स कौन से, कौन कौन से रिचुअल कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसको रिचुअल अलाउ होंगे. और ये भी ना आपको बाद में नहीं ठीक से समझ में आएगा कि आस्तिक फिलॉसफी, नास्तिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका लोक है. आस्तिक में सांख्य, न्याय, योग, वैशिका, मीमांसा, वेदांता. वो जो मीमांसा थी ना जैमिनी की, वहां से ज्यादा ये रिचुअल स्ट्रेटिफिकेशन आया. क्योंकि मीमांसा फिलॉसॉफी में क्या था, रिचुअल करो मोक्ष चाहिए. तो सर इवन द आश्रम सिस्टम मध्ये बाकीच्या वर्णासला मोक्ष मिळत येत नव्हता कारण ते बाकीचे आश्रम लाईक ब्रह्मचार्य ते वर्णाश्रम स्टेजेस नहीं. बट दैट अगेन सेइंग कि 6 फिलॉसफी में सिर्फ मीमांसा ये मानती थी. वेदांता नेवर बिलीव. तभी तो वारकरी में इतने सारे कास्ट के लोग हैं अलग अलग. वेदांता में मोक्ष कैसे मिलेगा, भक्ति, कर्म एंड ज्ञान. उसमें रिचुअल है ही नहीं है. रिचुअल वेदांता में जो आते हैं ना सिर्फ पूजा अर्चा, ये जो वारकरी लोग गाने वगैरह गाते हैं ना, ओके, सिर्फ उतना रिचुअल है. नो होम हवन यज्ञ ये वाले. मीमांसा जो आइडियोलॉजी थी, बाद में पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, उसमें ये रिचुअलिज्म आता है, कर्मकांड. उसको कर्मकांड की फिलॉसफी बोला जाता है. वेदांत को उपासना कांड, कि उपासना करो, भक्ति करो. तो कर्मकांड जो है ना उसमें फिर अभी तक वर्णास बने थे, अब कर्मकांड करने, तो यज्ञ, यज्ञ में चीजें ये करो, ऑफरिंग्स दो वगैरह. तो फिर ये कर्मकांड रिचुअल्स करवाएगा कौन, पंडित पुरोहित. करवा के लेगा कौन, जिसके पास पैसा है, क्षत्रिय. ऑटोमेटिकली देन रिचुअल्स ओनली गॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वर्णास. अदर्स वेर नॉट अलाउड टू परफॉर्म रिचुअल. एंड जो सेग्रीगेशन क्लास का कास्ट में आया, तो ये सोशल सर्टिफिकेशन है. मीमांसा एक फिलॉसफी आती है दैट डज दैट, वो बाद में हम देखेंगे. सो ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन रिचुअल प्यूरिटी. तो रिचुअल्स कौन परफॉर्म करेगा नहीं एटसेट्रा, वो द्विजय का कंसेप्ट आता है, ट्वाइस बॉर्न वगैरह लाइक दैट. एंड ऑक्यूपेशन एंड द बर्थ बेस्ड जो बनी वो. सो रिचुअल बेस्ड था उसका, ऑक्यूपेशन बेस्ड था एंड बर्थ बेस्ड था. So it is unique to Indian society and has been fundamental organizing principle of social, economic, religious life for centuries. और इंडिया में ही कास्ट सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग, बाकी किसी कंट्री की सोसाइटी में यू डोंट फाइंड इट टू दैट लेवल. एंड कास्ट इज बर्थ बेस्ड. इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि 2 चीजें इंडिया ने सिखाई थी, एक यूरोपियंस को और एक इस्लाम को. तो कॉर्नवालिस जब इंडिया में आया था ना, कॉर्नवालिस अमेरिका हारने के बाद, ऐसा आपका ऑरा होना चाहिए घर में. कॉर्नवालिस ने पूरा अमेरिका डुबा दिया. फिर वो वापस लंदन आया, उसको इंडिया दे दिया, जा इंडिया गवर्न कर. तो फेल भी ऐसे होना, घर में इज्जत रहे आपकी. बट कॉर्नवालिस आया इंडिया में, उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट को अलग से अमेंडमेंट आया था कॉर्नवालिस के लिए खास. क्योंकि गवर्नर जनरल जो होते थे ना, 4 की बॉडी, जो वो गवर्नर एंड 3 उसको एडवाइजर्स, ये बोला है मैं 3 की थोड़ी सुनूंगा, 3 एक साइड हो गए, मैं एक साइड, मेरी तो औकात ही नहीं रहेगी. आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया विद सच ए मैंडेट. उसके लिए एक स्पेशल वीटो पावर उसको दी, काउंसिल को ओवरराइड कर ली. तो बंदा आया इंडिया में. फिर उसको उस टाइम क्या हुआ था, ये एक्ट्स क्यों आए थे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी बैंकरप्ट, पैसे मांगने गई पार्लियामेंट को. तो बैंक जाओगे लोन मांगने, तो बैंक क्या करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट साइन. इन्होंने बोला ठीक है, तो आगे से हम ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेंगे, क्या करोगे इंडिया में वगैरह, उसके लिए हमारा आदमी आएगा गवर्नर जनरल. अब कॉर्नवालिस को आके करना क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंकरप्सी से बाहर निकालना था. और बैंकरप्सी का एक रीजन उसको समझ में आया, करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल पहले फारूक सियार बीमार था, एक मुगल का राजा, उसको बचाया उनके डॉक्टर ने, इसलिए उसने दिया दस्तक राइट्स. ये दस्तक फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी गुड्स हो ना पूरे इंडिया में, वो बिना टैक्स दिए जाएंगे. और आप इंडियन ट्रेडर हो, कोई महाजन ट्रेड करने वाले, आपको भरना है 5,000 टैक्स, ईस्ट इंडिया कंपनी 0. तो इन लोगों ने जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला, ऑफिसर को, तू जो दस्तक मारा है ना अपने गुड्स पे, मेरे इस पे भी मार दे. तेरा क्या जाता है, मुगलों का पैसा डूबने वाला है ना 5,000, टैक्स में मुगल को भर रहा हूं, तो 2,500 रख ले, मेरे 2,500 बच गए.
ऐसे उन्होंने दस्तक मारे ना, मिसयूज ऑफ दस्तक, इसकी वजह से डूबा कौन? मुगल, सिराज। पैसे किसने कमाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने। फिर उनको लगा यार 5,000 दस्तक मार के क्या करे, ईस्ट इंडिया कंपनी के 5,000 टैक्स बचने वाला है, मैं ही खुद ट्रेड करूं। तो ये ऑफिसर लोग प्राइवेट ट्रेड करने लगे और अपने ट्रेड पे सिक्का मारने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, बिना टैक्स दिए सीधे यूरोप में जाके चीजें बेचो। ये बन गए करोड़पति, ईस्ट इंडिया बन गई भिखारी कंपनी। तो कॉर्नवालिस ने आने के बाद पहला स्टेटमेंट किया था इंडिया में, ऑल इंडियंस आर करप्ट, दे टॉट आवर ऑफिसर्स हाउ टू डू करप्शन। वरना अंग्रेजों को यहां आने के बाद पता चला कि दिस इज हाउ यूनिक वे यू कैन डू द करप्शन। वैसे इस्लाम इंडिया में आया, आते वक्त यूनिवर्सल ब्रदरहुड की आइडियाज थी। फिर इस्लाम ने इंडिया से सीखी कास्ट सिस्टम, द ऑर्गेनाइज्ड वन। तो मेरे गांव में ना काजी करके मुस्लिम फैमिलीज है और मनेर करके मुस्लिम फैमिलीज है। तो मैं वो काजी, मेरा जो दोस्त है, उससे बोला यार आप दो, उसमें शादी नहीं होती का? इतना ऑफेंस कर लिया उसने, बंदे ने बोला ये अच्छे थे, बिल्कुल शादी नहीं करते हम। समझा? अभी बहुत टेक्निकल इश्यू है। कास्ट इतना डोमिनेंट एंड इंटीग्रल पार्ट था कि जब इंडिया में आने के बाद कन्वर्जेंस होने लगे, तो हायर कास्ट में कन्वर्जेंस पीपल आर नॉट रेडी टू गेट कन्वर्टेड, तो लोअर कास्ट में कन्वर्जेंस ज्यादा होने लगे। बट द पॉइंट इज, इवन आफ्टर कन्वर्जेंस, तो कोई हायर कास्ट का भी कन्वर्ट हुआ, लोअर कास्ट भी कन्वर्ट हुआ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, देन इवन आफ्टर कन्वर्जेंस दे डिड नॉट मैरी एंड कास्ट कंटिन्यूड इवन आफ्टर कन्वर्जन। गोवा में यू हैव कैथोलिक ब्राह्मण्स एंड कैथोलिक शूद्र, लिटरली टेलिंग यू द डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी कास्ट बनी, बिकॉज इवन आफ्टर द कन्वर्जेंस कास्ट का स्टेटस डिड नॉट गो। सो बेसिकली पॉइंट, और उसमें भी आपको लेटर वैदिक पीरियड में ही ये एक स्टोरी आती है। अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने क्या बोला था कि एनी कास्ट यू कैन चेंज। लेटर वैदिक में क्या हुआ ना कि कास्ट के क्या था, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, तो उसकी गिल्ड्स थी। गिल्ड्स मतलब क्या कि ये ट्रेडर लोगों का ये है बंच, कि भाई 1000 कारपेंटर्स है, उन्होंने सारी चीजें बनाई, सारे 1000 लोग लेके जाएंगे सिटी में और बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी गणपति फेस्टिवल है ना, तो सारे गणपति के पूरे ये लगेंगे स्टॉल्स के स्टॉल्स, लाइक ग्रुप्स डायरेक्टली डूइंग उनका ट्रेड। तो कारपेंटर्स का अपना गिल्ड होता था, इनका लाइक पॉटर्स का अपना गिल्ड, हर ट्रेडर का। तो उसमें एक स्टोरी है, मुझे बुक याद नहीं, लेकिन कौन से वेदास या उपनिषदास में नहीं, लेटर वैदिक पीरियड के लिटरेचर में आती है। सविलास मेरे वाइफ को उसका हिस्ट्री ऑप्शनल था, शी न्यू ये, मतलब उनके स्टडी पार्ट में ही है वो। तो लेट्स से दिल्ली से डिसाइड किया गया कि शिफ्ट होना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आके नई सिटी बनानी है। तो दिल्ली से सारे लोग आ गए, हर गिल्ड के लोग आ गए, वहां जाके नई सिटी बनानी है, सारे काम करने होंगे। तो वहां से लोग आए गिल्ड के पूना में। लेकिन लेट्स से पूना में 1000 कारपेंटर पूना में आके सेटल हो गए, 1000 पॉटर्स आ गए। उन्होंने समझ में आया ये जो कारपेंटर्स है ना, इनको इतना काम ही नहीं है, 1000 लोगों को करो इतना, पॉटरी में तो काम लग रहा है ज्यादा। सो 500 ऑफ देम स्टार्टेड डू द जॉब ऑफ पॉटरी। समझा? तो अभी प्रोफेशन चेंज हुआ, बट शादी करते वक्त नो पॉटर मैरिड विद द कारपेंटर हु इज डूइंग पॉटरी, पॉटर ओनली मैरिड अमंग द पॉटर्स, एंड इवन कारपेंटर डूइंग पॉटरी का जॉब, शादी उसकी कारपेंटर में, क्योंकि उनके गिल्ड भले चेंज हो, ओके, कास्ट डिड नॉट चेंज। ये स्टोरी दिखाती है रिजिडिटी दैट इज अपीयरिंग लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम में। ये तो तब का था रिजिडिटी, अब तो 2000 साल फिर निकल गए। रिजिडिटी वेंट ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो कास्ट इन इंडिया रिफर्स टू हेरिडिटरी एंडोगैमस hierarchical stratification. So it is unique to Indian society, has been fundamental, ये भी हुआ। So caste is birth based, hierarchical, influences marriage, occupation, social mobility,
सेक्ट, तो सेक्ट जो बोला था मैंने रिफर्स टू सब डिविजन विद इन लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिनल, रिचुअलिस्टिक और लीडरशिप डिफरेंसेस. सो डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस है, स्पिरिचुअल या प्रैक्टिसेस के डिफरेंस है रिचुअल वगैरह के. सो सेक्ट इज अ स्मॉलर ऑफन रिफॉर्मिस्ट ग्रुप विद इन अ रिलीजन दैट फॉलोज डिस्टिंक्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. तो संप्रदाय तो आपको बहुत सारे रिलीजन में भी मिलेंगे, कास्ट मिले ना मिले. तो ये इस्लाम में भी सूफिज्म एक सेक्ट आया, पंथ वगैरह. वैसे जैनिज्म में भी श्वेतांबर, दिगंबर, उसमें भी फिर डिविजन्स. या महायाना में भी हिनयाना, वज्रयान, महायान. महायाना में भी शून्यवाद एंड आपका शून्यवाद आणि माध्यमिका. देन हिनयाना में विज्ञानवाद एंड और एक आता है, याद नहीं आ रहा, वो बाद में बताऊंगा. देन सीएम में श्वेतांबर, दिगंबर, उसमें भी स्थानकवासी, अर्जुन स्थानकवासी, 12पंथी, 20पंथी, पुजेरी, ऐसे डिविजन्स है कि आप किस टाइप की वर्शिप कर रहे हो. बट एक पॉइंट याद रखना, वो बाद में पढ़ाऊंगा, कि सारे धर्म में जो डिफरेंसेस है ना आर आइडियोलॉजिकल. हिनयाना, महायाना, हिंदुइज्म में सांख्य योग वैशिका मतलब सेक्ट के. जैनिज्म में जो डिफरेंस है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, इज नॉट आइडियोलॉजिकल, इट इज अ प्रैक्टिसेस का. दे डोंट कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर ऑन आइडियोलॉजी, कि सृष्टि कैसे बनी है, तीर्थंकार वगैरह वगैरह, सब चीजों में उनके डॉक्ट्रिन्स वगैरह, प्रैक्टिसेस, कपड़े पहने या नहीं पहने, जो चेंजेस हुए थे. सो सिर्फ व्हाट यू कॉल हाउ टू लिव लाइफ, इसके डिफरेंसेस से जैनिज्म के डिफरेंसेस है. श्वेतांबर, दिगंबर, यूपीएससी यही पूछता है, ट्रिक पार्ट. सारे धर्म में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, महायाना, हिनयाना, वज्रयान, ये सब. जैनिज्म में देयर इज नो आइडियोलॉजी पे कोई डिफरेंस. ओके, दे बिलीव इन ऑल सेम आइडियोलॉजी. ओके, बहुत माइनर डिफरेंसेस कि फीमेल कैन दे अचीव मोक्ष और नॉट. दिगंबर में दे कांट, श्वेतांबर में दे कैन. इसलिए श्वेतांबर के लोग 19 तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के, उनको फीमेल मानता है, मल्लीबाई. दिगंबर वाले सेज 19 तीर्थंकर वाज फीमेल, नो तीर्थंकर वाज फीमेल, 19 तीर्थंकर वाज मेल, मल्लीनाथ. सो बहुत वो माइनर है, अदरवाइज इट्स मोर प्रैक्टिसेस का डिफरेंस. सो फॉलो डिस्टिंक्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस. इन हिंदुइज्म शैविज्म, वैष्णविज्म, शाक्त कल्ट. इस्लाम में सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी. सिखिज्म में निरंकारी, नामधारी. ये कल आ गए आंदोलन में निरंकारी, देखा होगा वीडियो, सीजेपी के. आंदोलन डुबा के ना जाए, बस तलवारी लेके आए. वही बुद्धिज्म में थेरावाद, महायान, वज्रयान. एंड क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. सो दैट्स अबाउट बेसिक कल्चर में क्या डिफरेंसेस वगैरह. क्वेश्चन तो आगे के आएंगे. नाउ इंडियन सोसाइटी में फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. नोट्स बंद करो सब, ये घर जाने को पढ़ने को दिया, यहां बैठ के खोलने को नहीं. बताओ सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. जॉइंट फैमिली, कास्ट, मतलब पूरे सफेद नक्शे पे तुम्हें काला धब्बा ही दिखाई देता है. पैट्रियार्की, वही तुम्हें काले धब्बे दिखाई दे रहे. डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी कौन सी? वसुधैव कुटुंबकम, कलेक्टिव, उसमें ज्वाइंट फैमिली वगैरह, कम्युनल लिविंग. कल्चरल एक्सचेंज मीन्स I'll share my cultures to the Gujarati family and they'll share their cultures to me. तो एसिमिलेशन यू कैन से इन अ वे. इंडियन सोसाइटी इज वेरी एसिमिलेटिव, जो कल मैंने स्टेटमेंट बोला था. जैसे जैसे हिंदुस्तान पे लोगों के कारवाते गए, हिंदुस्तान बनता गया. ये सॉरी यही है वो. सरजमीन हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया. फिराक का शेर है शायद ये.
सो अलग अलग लोग अपने कल्चर लेके आए, गॉट इंटीग्रेटेड इंडिया में. So values. Every family has their own values. इंटीग्रेशन क्या होता है और कल्चरल एक्सचेंजेस का, जैसे उसने टॉपिक निकाला, इसलिए कल्चरल एक्सचेंज कितना हुआ है आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूं. टेल मी नेम्स ऑफ हिंदू गॉड्स. ओके, रामकृष्ण. पांडवों के नाम पता है? ठीक है, ओके. तो फरदीन ने हमें बता दिया. अब बचा हुआ क्लास मुझे ये बताए, प्रॉफिट के बेटों का नाम, प्रॉफिट मोहम्मद के बेटी का नाम, जमाई का नाम. करबलाची लढाईमध्ये ज्यांचं हे झालं ते त्याचे जावई होते. ते सुन्नीचे काय केलं खदीजा किसी का नाम था. आणि त्यांचे त्यांचं नाव सासरे त्याचा वेगळा सेक्ट आहे. सिया What are the names of prophet's sons? My goodness. चलो अब छुट्टी कर लेते हैं हम क्लास की. एंड डॉटर? फातिमा. माय गुडनेस, तुम तो यार कहीं पे कूद के जान दे दो. चलो, मतलब उसने तो कंसेप्ट ही बूमरैंग कर दिया. तो कल्चर कितना एक्सचेंज हुआ है देखा, इसको खुद का कल्चर पता नहीं है. पॉइंट मुझे ये बता रहा था दैट मुस्लिम्स इन इंडिया नो मोर अबाउट हिंदुइज्म देन हिंदूज नो अबाउट बेसिक्स ऑफ द इस्लाम. चलो जाने दो, तुमने तो खत्म ही कर दिया सारा. फाइन. क्या बता रहा था? हाँ, फीचर्स बताओ इंडियन सोसाइटी के, सैलिएंट बताओ. तो आप यूपीएससी क्यों पास नहीं होगे, मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ बोल रहा हूं. क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. $150 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड. तो क्या लिखोगे? अब कौन बंदा होगा जो प्रीलियम पास करके बिना मेरा इंडियन सोसाइटी का क्लास करके भी जाके बैठा है, उसको लिखने को नहीं आएगा? फूड हैबिट्स, फूड हैबिट तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत मिलेंगे. मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा, मैं थाईलैंड से आगे का सारा बोल रहा हूं. क्विजीन्स, व्हाट अ बिग डील अबाउट इंडिया. इंडिया से स्पाइसी मिलता है. अदरवाइज फूड्स तो यूरोप में भी बहुत है, अमेरिका में भी बहुत है. व्हाट इज द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ऐसे बताओ ना कि पढ़ने वाले ने 15 मार्कर क्वेश्चन को 12 ही देने चाहिए. 4 4 4. हर 15,000 में ना 14,999 यही लिखने वाले अभी है, आगे बदलेगी. छोड़ो, Geographical diversity. बस करो. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, हाउ कैन इट बी पार्ट ऑफ कल्चर? हमने बनाई हो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. The salient features of Indian सोसाइटी का थोड़ी है जोग्राफी. भाई जोग्राफी ऐसा ही था, जोग्राफी से सोसाइटी बनाए. वी डिड नॉट क्रिएट जोग्राफी. सो अब तो मैं आपको दिखाता हूं फीचर्स कौन से. इसमें से 3 मुझे ढूंढ के निकालो, दिखाओ. सो मल्टीकल्चरल है, मल्टी इथनिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वसुधैव कुटुंबकम है, पैट्रियार्कल है इंडिया की सोसाइटी, अभी थोड़ी फेमिनिस्ट बन रही है. कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी जो है, वी एक्सेप्ट न्यू कल्चर ऑल्सो फास्ट. स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म,
दोनों स्ट्रांग है इंडिया में. वेस्टर्न फिलोसॉफी आर मैक्सिमम मटेरियलिज्म, क्रिश्चियनिटी में भी हार्डली एनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. मटेरियलिज्म वेरी स्ट्रांग, नेचर वर्शिप, ओके. देन ब्लड किनशिप टाइज, उनका मीनिंग क्या है बताऊंगा मैं. यूथफुल डेमोग्राफी जो अभी का फीचर है. देन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, कि हमारा बहुत मिक्स होता है. कॉस्मोपॉलिटन मींस इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद ग्लोबलाइजेशन. कॉस्मोपॉलिटन मतलब जस्ट वी आर कॉस्मोपॉलिटन नाउ, डिफरेंट कास्ट, बैकग्राउंड्स, कल्चर्स एंड सिटिंग इन अ क्लास बीइंग फ्रेंड. तो ये कॉस्मोपॉलिटन हुआ. या मेरी जो सोसाइटी है, पारसी है, जैन है, सिख है, मुस्लिम्स है, बोहराज वगैरह अलग अलग. देन मल्टी सेक्ट, सॉरी फिलोसॉफिकल प्लूरलिज्म, फिलोसॉफीज भी बहुत है इंडिया में. देन मल्टी सेक्ट अभी हमने डिस्कस किया. मल्टी कास्ट ये भी डिस्कस किया. मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस भी है. मल्टी रिलीजियस रिलीजन भी बहुत है. मल्टी इथनिसिटीज, इथनिक थोड़ा अलग आता है. नॉर्थ ईस्ट ये इथनिसिटी का पार्ट है. इथनिक इज मोर जेनेटिकल, रिलीजन एक्सेट्रा इज नॉट जेनेटिकल. एंड मल्टीकल्चरल. अब इसमें से बताओ 3 कौन से लिखोगे? $14,999 ही लिखने वाले, 15,000 मीन्स देने वाले. Nature worship. लिख सकते हो टू ग्रेट एक्सटेंट. अरे आप रहने दो. कुछ कुछ नए नए एडमिशन हुए ना तो उनको थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा आपको. तो आप क्या कहते हो उसे मराठी में, निगरगट्ट बन गए हो. कुछ भी बोला तो आपको, इनको थोड़ी आदत होने दो. फिर क्या क्या मैं अपने पे आऊंगा. क्या बोला? पार्डन? एजुकेशन मिनिस्टर. ओके. निगरगट्टी है बंदा. थोड़ी भी जिसमें डिग्निटी हो ना खुद रिजाइन कर देता, गवर्नमेंट बोले ना बोले. सो व्हाटएवर. अरे कल ही बताया था सबसे ऑसम फीचर ऑफ इंडिया मल्टीलिंगुअल. भाई धर्म ना मैं आज भी बना सकता हूं, फॉलो करने का आप तैयार हो तो. वो इसने बनाया था ना अकबर ने, दीने इलाही. तो क्या मूड हो गया राजा का, बन दिया धर्म. बड़े बिग डील. धर्म तो बन सकते, लोग फॉलो करे बस. उसको 19 ही लोग मिले, बट इट डिड नॉट फोर्स इट. फोर्स करता तो बहुत बन जाते. तो धर्म तो कभी भी बन सकता है. ओके. कास्ट हम भी आज भी बना दे, एंडोगैमी शादी के रूल्स बना दो, हो जाएगा वगैरह. सेक्ट, कोई नया स्पिरिचुअल ट्रेडिशन आ जाए, वो शो और 2-4 पैदा होना, नए सेक्ट आइडियोलॉजी बन जाएंगे. खतरनाक बंदा था. आज भी कोई बड़ा धर्मगुरु बन जाए, नए आइडियोलॉजीज बन जाए, पंथ ट्रेडिशंस आज भी बन सकते हैं. बाय लैंग्वेज कोई माइका लाल नहीं बना सकता. ये 50-100 साल में भी नहीं बनती. लैंग्वेजेस टेक years and years, centuries and centuries. ग्रामर के रूल डेवलप करो, कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स, सारी चीजें डेवलप करो एंड पास इट ऑन जनरेशन आफ्टर जनरेशन. और इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस है जितनी पूरे यूरोप में नहीं है, कॉन्टिनेंट में. नॉट अ जोक. इतनी लैंग्वेजेस का होना एंड नॉट अभी का, इट्स अ क्लासिकल लैंग्वेजेस 2,500-3,000 सालों से कंटिन्यू है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंडिया के कल्चर का, दैट यू शुड बी मेंशनिंग, मल्टी लिंग्विस्टिक. ओके. अब इसमें देन इंडिया का सबसे पावरफुल कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम हजारों सालों से, और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी उसी का एक सब पार्ट है. ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हजारों सालों से इंडिया का कल्चर, वैदिक पीरियड कब से है. ये थॉर वगैरह है ना, थॉर, लॉकी, ये धर्म था पूरा. मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर नहीं है. ये वाइकिंग लोगों के गॉड्स थे, वो लिटरली गॉड, लिटरल गॉड्स. वाइकिंग सारा वाइप आउट हुआ क्रिश्चियनिटी के आने के बाद. पेगन्स बन गए, सब डिस्ट्रॉय, उनके कल्चर सब डिस्ट्रॉय. इंडिया के कल्चर में भी
इंडो ग्रीक से लेके, इंडो ग्रीक से पहले ये भी आए थे, पर्शियंस ने अटैक किया, इंडो ग्रीक्स, इस्लामिक इन्वेजन, क्रिश्चियनिटी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हजारों सालों से कल्चर इज स्टिल देयर। 5000 साल पहले भी महाराष्ट्र का बंदा गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट कर रहा था, आज भी कर रहा है। समझा? नो कल्चर इन द वर्ल्ड विच हैज सच अ लॉन्ग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। एंड ऐसा नहीं कि हम अंडमान जैसे 5000 साल से अलग रह रहे, डिस्पाइट ऑल अटैक्स, इन्वेजन्स, ट्रेड, ओके, ये सारी सिस्टम चेंज होने के बाद आवर कल्चर स्टिल कंटिन्यूड। सो जितने भी कल्चर आए, जो पहला स्टेटमेंट था वो इसीलिए डाला था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले बचते गए, हिंदुस्तान बनता गया। एंड इट कंटिन्यूड टू अपडेट, एसिमुलेट, मॉडर्नाइज विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी। वेदास 5000 साल में भी आज वैसे के वैसे, उपनिषद आज भी है, भगवद गीता आज भी है, रामायण महाभारत 5000 साल से आज भी पढ़ाया जा रहा है। वी आर स्टिल रीडिंग एंड गोइंग ऑन। बुद्धा महावीर के आइडियाज आज भी ऐसे के वैसे स्टिल कंटिन्यूड एंड गोइंग ऑन। ये रिचुअल्स बहुत सारे, होली, हर्षवर्धन के किताब में, एक किताब है हर्षवर्धन की, नागनंद रत्नावली किताब। ये रत्नावली किताब में पहली बार मेंशन आता है होली फेस्टिवल का, मतलब स्टोरी लिखी है उसने, तो उसमें होली का फेस्टिवल है। चालू तो बहुत पहले से होगा। तो 1500 साल पुराना फेस्टिवल है होली, विच इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। दैट इज हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, मेंटेनिंग द कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम कल्चर जो हम चालू कर रहे हैं। एंड आपका सबसे पावरफुल प्लूरलिज्म। इतने सालों में इतनी फिलॉसफीज है इंडिया में, इतने धर्म और उनकी सब फिलॉसफीज, इतना फिलॉसॉफिकल डिबेट एंड डिस्कशन कहीं पे नहीं मिला। ओके, सो आस्तिक नास्तिक वो सारी, पतंजलि में उसमें योग इतना एडवांस्ड फिलॉसफी अलग से, ये नाथ संप्रदाय उनकी अलग फिलॉसफीज, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, आस्तिक, वो सारी फिलॉसफीज, उसके सब डिविजन एक्सेट्रा, सो मेनी फिलॉसफीज। दुनिया की कहीं पे भी इतना फिलॉसफिकल डिबेट एंड नॉलेज यू नेवर फाइंड इन एनी सोसाइटी और कल्चर। ये पॉइंट लिखो, वसुधैव कुटुंबकम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 100 बार